आज हम आओ सुने कहानी में कंटिन्यू करेंगे। द वेटर का अगला भाग। कोलकाता, जुलाई, मंडे। मैं मलिहा से टैंगरा चाइना टाउन में डिनर के लिए मिल रहा था, जो भारत का सबसे बड़ा चाइना टाउन है और 2000 हक्का चीनी लोगों का घर है जो वहाँ 200 सालों से रह रहे थे। मुझे कोलकाता का यह हिस्सा बहुत पसंद आया, जो चमकीले नारंगी और पीले लालटेन से चमक रहा था। पिंजरों में बंद अनोखे पक्षी मेरे पास से गुजरते ही कांव कांव कर रहे थे। कोने की दुकानें अजीब किराने के सामान से भरी हुई थीं। चीनी मालिक अजीब तरह से धारा प्रवाह बंगाली बोल रहे थे। काली मंदिर में बौद्ध लोग हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रार्थना कर रहे थे। और हाँ, हक्का खाना, जो हर जगह मिलने वाले कैंटोनीज और सिचुआन खाने से बहुत अलग था। मैं भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए किमलिंग में गया, जो बहुत अच्छे नाम वाले रिलैक्स फॉरेन लिकर शॉप के बगल में गर्व से बैठा था। जैसे ही मैं रेस्टोरेंट में घुसा, बातचीत, हंसी और खनकते बर्तनों का शोर और मेरे नथुनों में गुदगुदी करने वाली मीठी और मसालेदार खुशबू ने दिन भर के तनाव को तुरंत कम कर दिया। मेरा पेट कुड़कुड़ाने लगा जब मैंने इधर उधर देखा और मलीहा को खिड़की वाली टेबल पर देखा। उसका ग्लॉसी ब्लैक बॉब हेयर स्टाइल उसके फोन पर झुका हुआ था, जिससे उसकी पीली स्किन पर चांदनी जैसी चमक आ रही थी। मैं उसके पास गया और झुककर उसके गाल पर किस किया। पंजाब में मुसलमानों पर एक और हमला। उसने मेरा स्वागत ऐसे किया। पूरी तरह से लीगल बूचड़ खाना चलाने के लिए हिंदू कट्टरपंथियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। जब इन कट्टरपंथियों में से एक द्वारा पीटे जा रहे एक आदमी ने मदद के लिए एक देख रहे पुलिस वाले से गुहार लगाई, तो उससे कहा गया, हमें तुम्हें बचाने का कोई ऑर्डर नहीं है। क्या तुम इस पर यकीन कर सकते हो? उसने गुस्से में अपना फोन टेबल पर फेंक दिया। हाँ, तुम्हें देखकर अच्छा लगा मेरी जान, मैं मुस्कुराया। ये सब बद से बदतर होता जा रहा है। इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो उठी और अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। मैंने उसे गले लगाया, जान बास अनजानी पहचानी खुशबू में सांस ली और उसके बाल मेरी नाक में गुदगुदी कर रहे थे। ये ट्वीट करना और दोहराना बंद करो जान। इससे तुम्हें बहुत परेशानी होती है। बेशक ये मुझे परेशान करता है। क्या ये तुम्हें परेशान नहीं करता? उसने पलटकर मेरी पीठ पर थप्पड़ मारा। मैं मुस्कुराया और बैठ गया। क्या हम फिर से वहां जा रहे हैं स्वीटी? बेशक ये जरूरी है, लेकिन हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मैं एक वकील हूँ, तुम एक इंस्पेक्टर हो। हमें कुछ बदलाव लाने में काबिल होना चाहिए। हम कर सकते हैं। मैंने सहमति में सिर हिलाया। उसका पैशन हमेशा मुझे जोश देता था। मैं दूसरों के लिए, अजनबियों के लिए, दुनिया में हो रहे अन्याय के लिए उसकी बहुत ज्यादा परवाह की तारीफ करता था। इसके अलावा तुम्हारा दिन कैसा रहा? मैंने मेन्यू अपनी ओर खींचा। उफ, मत पूछो। हमेशा की तरह मैं कोर्ट में था। उसने स्पेशल पढ़ने के लिए अपना चश्मा पहना। जीन्स और घोड़े के बालों वाली विग में। कोलकाता हाई कोर्ट के लिए कितना मॉडर्न। कुछ एक्साइटिंग? मैं घर गया और कपड़े बदले। बेवकूफ, ये कितना बासी होता जा रहा है यार। एक और बोरिंग प्रॉपर्टी केस। किराएदार जाने से मना कर रहे हैं। मकान मालिक पानी बंद करके उनकी जिंदगी मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहा है। किराएदार किराया देना बंद कर रहे हैं। हमेशा की तरह बकवास। मैं इससे सच में बोर हो रहा हूँ। तुम्हारा कैसा था? पहले ऑर्डर करते हैं, मुझे भूख लगी है। हमेशा की तरह। उसने सिर हिलाया, अपना मेन्यू दूर रखा और अपना गिलास अपने सिर के ऊपर कर लिया। मैंने वेटर को इशारा किया। एक मंचूरियन फिश, एक हॉट गार्लिक बटन मशरूम, एक टोफू सिचुआन और एक चिली गार्लिक फ्राइड राइस। ओह, और 2 बियर। मैं अपनी मंगेतर के साथ अपनी खबर शेयर करने का इंतज़ार नहीं कर सका। सच कहूँ तो मुझे इसे कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए था, लेकिन वो मलीहा थी। मैं उसकी ओर मुड़ा और फुसफुसाया, मुझे एक नया केस मिला है। हाई प्रोफाइल। ओह वाह, क्या? ये अभी पब्लिक नहीं है और मुझे किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन आसिफ खान का मर्डर हो गया है।
उससे रोटा मेरा रहे। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने फुसफुसाते हुए जवाब दिया, शिट, सच में, हमने उसे अभी जांघों में देखा। क्या हुआ? किसी ने उसके होटल के कमरे में उसका सिर फोड़ दिया। डीआईजी ने खास तौर पर मुझे बुलाया था और मैं केस चला रहा हूँ। कामिल, उसने मेरा हाथ पकड़ा। ये बहुत बढ़िया है, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मैं रुका जब वेटर ने हमें फ्रॉस्टेड गिलासों में 2 ठंडी बियर दी। मुझे उसके लिए दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सच कहूँ तो मलिहा, मैं असल में बहुत डरा हुआ हूँ। मैंने माना, यह मेरा पहला बड़ा केस है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर भी मैं बॉस हूँ। सोचो, अगर मैंने इसे गड़बड़ कर दिया, कितनी शर्म की बात होगी। और मैं अब्बा से इसका अंत कभी नहीं सुनूंगा। नहीं नहीं, ये बस इम्पोस्टर सिंड्रोम है। जान, सबको ये समझ आता है, मुझे भी। जब मैं कोर्ट में होता हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है डार्लिंग। तुम सबसे स्मार्ट इंसान हो जिसे मैं जानता हूँ, लगभग मेरे जितना ही स्मार्ट। वो मुस्कुराई। बस जो कहना है वो करो, जो कहना है वो करो। तुम्हारी समझ बहुत अच्छी है, तुम्हें पता होगा कि क्या करना है। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मुझे चाहिए थी। हमेशा मुझे हिम्मत देने के लिए, हमेशा मेरे लिए। हमने मसालेदार खाना खाया। सिचुआन मिर्च से हमारा मुंह सुन्न हो गया। ठंडी हॉपी बियर से और भी अच्छा लग रहा था। मैं अपने भागते हुए दिमाग को न्यूट्रल कर सका जब मलिहा अक्टूबर में हमारी शादी के प्लान पर बात कर रही थी और हमने कुछ ज्यादा ड्रिंक्स के साथ एक दूसरे को टोस्ट किया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कामिल। नहीं, मुझे तुम पर गर्व है डार्लिंग। हमने शाम ड्रैगन बियर्ड की एक प्लेट शेयर करके खत्म की, फिर बिना मन के अपने अपने घरों को वापस चले गए। अगली सुबह मैं अच्छी नींद के बाद कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक उठा। किस्मत और सीसीटीवी से मिली जरूरी जानकारी से शायद आज मुझे कातिल मिल जाए। मुझे इन्वेस्टिगेशन के काम से दिमागी तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिलता था। इससे मुझे बचपन में माँ के साथ बनाई गई कनेक्ट द डॉट्स पिक्चर्स याद आ गई। अब्बा भी कभी कभी इसमें शामिल हो जाते थे, हालांकि उन्हें मेरी बॉक्सिंग सीखने में ज्यादा दिलचस्पी थी, जिसमें मैं कभी अच्छा नहीं बन पाया। नहीं, मुझे सबसे ज्यादा मजा पेज पर बेतरतीब ढंग से बिखरे नंबरों की सीरीज को जोड़ने और जादू से वो इमेज बनाने में आया जो साफ नजर आ रही थी। और सब कुछ ठीक से करने के लिए मुझे यही करना था, अपनी डॉट्स का हिसाब लगाना। मित्रा, सबीना, पार्टी में औरतें, सीसीटीवी फुटेज, पार्टी वीडियो में आदमी, पैसों पर उंगलियों के निशान, कंडोम। मुझे पिक्चर को पूरी तरह देखने और फिर गुनहगार को अरेस्ट करने के लिए बस कुछ और चाहिए थे। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ अपने न्यूयॉर्क गेटवे टू द यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टर पर लगी सलाखों वाली खिड़कियों से सूरज की रोशनी से बनी धारियों को देख रहा था। जेल की कोठरी में लेडी लिबर्टी। मेरे स्पार्टन पुलिस क्वार्टर में एक डबल बेड, एक सिंपल साइड बोर्ड और स्टील की अलमारी के साथ था। मलिहा ने कमरे को रंगीन ट्रैवल पोस्टरों से रोशन करने की कोशिश की थी। लंदन घूमने का समय हमेशा अच्छा होता है, और पेरिस, ला विले डेस लुमेरिस। लेकिन यह अभी भी मेरे स्टूडेंट हॉस्टल के कमरे जैसा लग रहा था। बचपन में पुलिस सर्विस द्वारा अब्बा को दिए गए बड़े फ्लैट और घरों में बड़ा होने के कारण ऐसा कोई दिन नहीं था जब इस झाड़ू वाली अलमारी में जागने पर कोई साया न पड़ता हो। एक दिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा और अलीपुर में एक प्यारा सा 2 बेड का फ्लैट खरीदूंगा, जिसमें मलिहा और मैं अपने बच्चों की परवरिश करेंगे। शायद अगर आज सब ठीक रहा तो मेरी उम्मीद से जल्दी। मैंने अपना फोन चेक किया। यह खबर आ चुकी थी और हर वेबसाइट पर पहले पन्ने की खबर थी। बड़ी बड़ी हेडलाइन और आसिफ और सबीना की तस्वीरें छाई हुई थी। एक साइड तो बॉडी की फोटो भी ले पाई थी। क्राइम सीन पर फोटो खींचने वाले टेक्नीशियन को मेरे बूट का सिरा महसूस होगा। मलिहा ने मुझे टेलीग्राफ में एक ट्वीट का लिंक भेजा था। सब इंस्पेक्टर कामिल रहमान, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर आदिल रहमान के बेटे आसिफ खान मर्डर इंक्वायरी को लीड कर रहे हैं। जैसे ही मैं गूगल पर सर्च कर रहा था, अपनी 5 मिनट की फेम का मजा ले रहा था और ताजी बनी कॉफी पी रहा था, मेरा फोन बजा। रहमान, मैंने कहा। हैं ऐश,
क्या हाल है? कामिल, मेरे पास बुरी खबर है, आशुतोष ने कहा। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत थी। उन्होंने एनवीआर ड्राइव जब्त कर ली है। मेरा मूड गर्म धूप से बर्फीली बारिश जैसा हो गया। थत तेरे की, मैं अभी आता हूं। मैंने अपनी बची हुई कॉफी पी, गंदे बर्तन सिंक में 3 दिन के ढेर में डाल दिए और बाहर भागा। जैसे ही मैं साइबर क्राइम सेल पहुंचा, आशुतोष ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं फुटेज रिकवर करने के करीब था, लेकिन आज सुबह अपनी डेस्क पर वापस आया तो ड्राइव गायब थी। मेरे बॉस ने कहा कि हमारे पास सही पेपरवर्क नहीं है। मुझे अपने बॉस के पास ले चलो, मैंने गुस्से में कहा। अंदर। उन्होंने कोने में एक केबिन की तरफ इशारा किया। मैंने खिड़की वाले दरवाजे पर जोर से दस्तक दी, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर साइबर क्राइम सेल लिखा था। जवाब का इंतजार किए बिना अंदर चला गया। मैंने इसे टीवी पर होते देखा था और ऐसा लग रहा था कि इसके नतीजे मिलते हैं। डेस्क के पीछे हैंडल बार मूंछों वाला नौजवान गंजा आदमी अपने लैपटॉप से ऊपर नहीं देख रहा था जब मैं तेजी से अंदर घुसा। गुड मॉर्निंग सर, मैं एसआई कामिल रहमान हूँ, मैंने जल्दी में कहा। मुझे लगता है कि आपने वो ड्राइव जब्त कर ली है जिसे हमने आसिफ खान केस से जब्त किया था, जो डीसी घोष साहब ने मुझे सौंपा था। यह टॉप प्रायोरिटी है। हमें इसे अर्जेंट एनालिसिस के लिए वापस चाहिए। एसी ने हाथ ऊपर उठाकर मुझे बीच में ही रोक दिया और अपने कंप्यूटर पर टैप करता रहा। डेस्क लैंप की रोशनी उसके पॉलिश किए हुए सिर पर पड़ रही थी। मैं परेशान होकर इंतजार करता रहा। आखिर में उसने लैपटॉप हटा दिया, अपनी जैकेट की जेब से सिगरेट का एक पैकेट और एक सिल्वर लाइटर निकाला। एक सिगरेट बाहर निकाली, उसे बड़ी सफाई से जलाया, पैकेट और लाइटर वापस रख दिया, एक लंबा कश लिया और मेरी तरफ धुएं का गुब्बार छोड़ा। और तुम? मैंने वही दोहराया जो मैंने अभी कहा था। जितना हो सका सब्र से उसके मुंह से सिगरेट निकालकर उस पर पैर रखने की इच्छा को दबाते हुए। मैं समझा, उसने सोचते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि तुम अंदर आकर मेरे स्टाफ से सब कुछ छोड़कर अपना काज करवा सकते हो, बिना किसी पेपरवर्क के, बिना किसी फॉर्म के, बिना किसी आरएफआई के? सर, मैं ज़रूरी पेपरवर्क कर दूंगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ये सीधे डीसी घोष साहब से है सर, मैंने कहा। मेरा रोम रोम परेशान हो रहा था। सॉरी सब इंस्पेक्टर रहमान, मैं अपने डिपार्टमेंट में बहुत सख्ती से काम करता हूँ, तुम जैसे अजीब जासूस वालों से अलग। अगर तुम चाहो तो डीसी घोष को बता सकते हो। कोई रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फॉर्म नहीं तो कोई रिजल्ट नहीं। उसने एक दराज खोली और एक फोटो कॉपी की हुई शीट निकाली। जैसे ही वो बोला, मेरे चेहरे पर और धुआं आ गया। इसे भर दो और मैं तुम्हारी ड्राइव तुरंत रिलीज कर दूंगा। मैंने जितनी जल्दी हो सका फॉर्म लिखा और उसे वापस दे दिया। मुझे इस पुलिस ब्यूरो के पागलपन से नफरत थी। कुछ भी नहीं किया जा सकता था जब तक कि हम 3 कॉपी में रिक्वेस्ट ना करें, चेक ना करें, स्टैंप ना लगाएं और फाइल ना करें। यह सब अधिकारियों के फायदे के लिए जो अपनी पीठ छिपाते हैं। एसी ने उसे पढ़ा और मैं बेसब्री से खुजला रहा था। उसने सिर हिलाया, एक चिट पर रबर स्टैंप लगाया और मुझे दे दी। ये माल खाने में है, उसने मुझे दूर जाते हुए कहा। मैं जमीन के नीचे उस उदास माल खाने में भागा, जहां हम कब्जे वाले हथियार और दूसरे सबूत रखते थे, और चिट डेस्क पर फिल्म फेयर पढ़ रहे एक बोर हो रहे सूबेदार को दे दी। जवाब में उसने आह भरी, अपनी मैगजीन नीचे रखी, पन्ने ठीक किए और माल खाने के पिंजरे में गायब हो गया। मैंने माल खाने की खाली कंक्रीट की दीवारों पर पान के दाग और नमी के धब्बों को देखा। यहाँ बहुत गर्मी थी। ऊपर धीरे धीरे घूमता पंखा कमरे में नमी फैलाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा था। पुलिस हेडक्वार्टर जितना नीचे गया उतना ही गंदा और टूटा फूटा होता गया। ऊपर एग्जीक्यूटिव ऑफिस, साफ सुथरे लकड़ी के पैनल वाले और एयर कंडीशन वाले। सब बेसमेंट में सबसे नीचे होल्डिंग सेल दम घोंटने वाले, गंदे, बदबूदार और नमी वाले थे। जब सूबेदार वापस आया तो वो वापस बैठा और अपनी मैगजीन उठाई। नहीं है, उसने बस इतना कहा। क्या नहीं है? मैंने झट से जवाब दिया।
कंप्यूटर नहीं है। जैसे ही उसने मैगजीन का पन्ना पलटा, मैंने हाथ बढ़ाकर उसे उसके हाथ से छीन लिया। एसी ने मुझे बताया कि वे इसे कल रात यहां लाए थे। अभी नहीं है, मुझे लॉगबुक दिखाओ, मैंने दांत पीसते हुए कहा। मैं घबरा रहा था। मुझे वो ड्राइव चाहिए थी, किसी ने जरूर इस पर साइन इन और साइन आउट किया होगा। सूबेदार ने बेमन से एक गंदी टूटी फूटी लॉगबुक दी। मैंने पिछली रात की एंट्री देखी। बेशक ये मेरी किस्मत ही थी, ड्राइव के मालखाने में लॉग इन या लॉग आउट होने का कोई जिक्र नहीं था। मैंने किताब डेस्क पर पटक दी और साइबर क्राइम एसी देखने के लिए वापस ऊपर गया। मुझे गुस्सैल टीनेजर जैसा महसूस हुआ, लेकिन बढ़ते डर को काबू में किया। वापस धुएं से भरे ऑफिस में। सर, ड्राइव मालखाने में नहीं है, मैंने भारी आवाज में कहा। क्या? उसने अपने लैपटॉप से ऊपर देखा। सर, इसके लॉग इन या लॉग आउट होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। एसी ने अपना चमकता हुआ सिर रगड़ा, एक और सिगरेट सुलगाई और मेरी तरफ हाथ हिलाया। मैं क्या कहूँ रहमान, मैंने इसे वहां भेजा था। ये सूबेदार कभी सही पेपर वर्क की परवाह नहीं करते। मेरा बचा हुआ सब्र खत्म हो रहा था। इसे वहां कौन ले गया सर? मेरा चपरासी। वो अपने केबिन के बाहर भूरी यूनिफॉर्म पहने बैठे एक बूढ़े आदमी पर चिल्लाया। अपनी सोच से बाहर आकर चपरासी अपने स्टूल से फिसला और अंदर भागा। सर सर, हाँ सर, कल मैंने तुम्हें सबूत के तौर पर जो कंप्यूटर दिया था, तुमने उसका क्या किया? एसी ने धुआं छोड़ते हुए पूछा। सर, मैं इसे मालखाना ले गया था सर, चपरासी ने नेकदिली से जवाब दिया। वो कह रहा है कि यह अब वह नहीं है, एसी ने मेरी तरफ इशारा किया। मैं इसे वही ले गया था सर। चपरासी, जो अब सच में नाराज था, मुझे इल्जाम लगाते हुए घूर रहा था। एसी ने आह भरी। एसआई के साथ जाओ और पता करो। चपरासी और मैं वापस मालखाने में गए, जहां उसकी और सूबेदार की मजेदार गरमागरम बहस हुई। चपरासी जोर दे रहा था कि उसने ड्राइव छोड़ दिए, सूबेदार जोर दे रहा था कि उसने नहीं। मैं उन्हें 1 मिनट तक देखता रहा और मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मेरे पास इस बकवास के लिए टाइम नहीं था। मुझे डीसी घोष के लिए बिना देर किए केस खत्म करना था, और इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला था अगर ड्राइव चली गई थी। बस, मैंने डेस्क पर जोर से मारते हुए कहा, जिससे वे हैरानी से रुक गए और मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं उस सुबह पहली बार कोई असली इंस्पेक्टर हूं। मुझे अंदर आने दो, मैं खुद देख लूंगा। नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें इजाजत नहीं है, सूबेदार ने एतराज किया। इस नौकरी वाले पर अपना गुस्सा रोकने के लिए मैंने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली। सुनो, मैं फुसफुसाया, मैं सीधे डीसीडी साहब के लिए काम कर रहा हूं। अब या तो आप मुझे अंदर आने दीजिए या कोई दूसरी नौकरी ढूंढिए। धीरे से बुदबुदाते हुए सूबेदार एक तरफ हट गया और मुझे धूल भरे पिंजरे में जाने दिया। हर शेल्फ बक्सों से भरी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करूं। मैंने अगले 20 मिनट तक इधर उधर ढूंढा, लेकिन एनवीआर ड्राइव का कोई निशान नहीं था। जो एक पक्का सबूत मुझे मिला था, सबसे जरूरी कनेक्टिंग डॉट, उसे मिटा दिया गया था। वो कहाँ गया? मैं क्या कर सकता था? इससे मैं कहाँ रह गया? मैं उस धुंधले सीलन भरे कमरे में खड़ा था। बदबूदार हवा में मेरा दम घुट रहा था। घुटन भरी अलमारियां मुझ पर भारी पड़ रही थी। काश मैंने प्रोसीजर फॉलो किया होता और आशुतोष से मदद मांगने से पहले वो बेवकूफ़ी भरा फॉर्म भर दिया होता। काश मैं रात में मलीहा के साथ डिनर पर जाने के बजाय ड्राइव के साथ ही रुक गया होता। काश, लेकिन इन काश से अब कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने इसे और खराब कर दिया। पिछली रात के मेरे बहुत बड़े गर्व की जगह पूरी तरह से नाकामी के एहसास ने ले ली। मैं अब डीसी घोष के पास नहीं जा सकता था। मेरी नाकाबिलियत उसे परेशान कर देती और वो बिना सोचे समझे मुझे बदल देता, और मैं कहीं नहीं पहुंचता। मेरे करियर का अंत। मैं क्या कर सकता था? मित्रा के पास डिस्क मिटाने का कोई कारण तो रहा होगा। क्या वो ड्राइव वापस चुरा सकता था? आइडिया तो मनगढ़ंत था। वो एक होटल मैनेजर था, कोई सुपर विलेन नहीं जो पुलिस स्टेशन में घुसकर ड्राइव चुरा ले और फिर गायब हो जाए।
लेकिन मुझे यकीन था कि उसके पास छिपाने के लिए कुछ है। उसकी भतीजी को बॉडी मिली थी और उसी ने क्राइम की रिपोर्ट की थी और एनवीआर ड्राइव तक उसका एक्सेस था। और जब मैंने उसे ले लिया तो वो घबरा गया था। मेरे पास बस वही एक शर्त थी। आखिर हमारे पास सबीना खान के बारे में कुछ नहीं था। न ही कोई आइडिया था कि पार्टी वीडियो में आसिफ खान वाला आदमी कौन था। मुझे पहले डॉट पर वापस जाना था। आसिफ की मौत की रिपोर्ट करने के लिए मित्रा ने जो 100 नंबर पर कॉल किया था उसे सुनने के लिए। उसे मुझे कुछ बताना था। द वेटर, लंदन, अक्टूबर, मंडे। पुलिस की पूछताछ ने मुझे डरा दिया था। सिर्फ और इसलिए नहीं कि पूछताछ का सामना करना अजीब था, हालांकि वो अजीब था, बल्कि इसलिए कि मुझे सोच समझकर झूठ बोलना था। टेबल के दूसरी तरफ होने के कारण मुझे पता था कि उन्हें पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं घर में क्यों था, और क्योंकि मैं वेटर के तौर पर गैर कानूनी काम करने के बारे में ईमानदार नहीं हो सका, इसलिए मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने फैमिली फ्रेंड सैबल की मदद कर रहा था। मैंने उन्हें कोलकाता में अपने अतीत, अपने जासूसी के काम के बारे में बताया, लेकिन आसिफ खान केस में अपनी बेइज्जती के बारे में नहीं। मुझे नहीं पता था कि मेरा अतीत मेरा कितना पीछा कर चुका है, या इसका उनके लिए कोई मतलब होगा भी या नहीं। मैंने उन्हें सैबल और राकेश के बीच सुनी बहस के बारे में नहीं बताया। वो उसका राज्य था जिसे बताना था या नहीं। या अच्छी खबर ये थी कि मैं कोई सस्पेक्ट नहीं लग रहा था। उन्होंने चटर्जी से भी पूछताछ की थी, लेकिन कुछ नया पता नहीं चला। जाने से पहले कैंपबेल ने वो अंगूठी निकाली जो मैंने राकेश के मरे हुए हाथ में देखी थी, और अंजोली और माया से उसे पहनकर देखने को कहा। अंजोली ने कहा, सुंदर है लेकिन बहुत टाइट है। जब उसने उसे अपनी उंगली में पहनाने की कोशिश की और नाकाम रही। उसने वो अंगूठी अपनी माँ को दे दी, जिन्हें ठीक इसके उलट दिक्कत थी। उन्हें यह अपनी पतली उंगलियों के लिए थोड़ी ढीली लग रही थी। निराश होकर कैंपबेल ने उसे जेब में रख लिया, कहा, मैं संपर्क में रहूंगी, और अपने कलीग के साथ रेस्टोरेंट से चली गई। घंटी बज रही थी जब उसने अपने पीछे दरवाजा बंद किया। उस रात मेरी नींद टूट गई थी। मुझे एक डरावना बुरा सपना आया। मैं एक सफेद बकरी के बच्चे की बलि चढ़ते हुए देख रही थी। जानवर बेबस होकर मिमिया रहा था और उसके गले में चीरा लगने से खून की नदियां बह रही थी। इससे भी अजीब बात यह थी कि जानवर कमरे के बीच में एक सीलिंग फैन से लटका हुआ था, जबकि कसाई उसकी गर्दन काट रहा था। खून बहने के साथ बकरी की चीखें बेवजह तेज होती जा रही थी। मैं उसके नीचे खड़ी थी, ऊपर देख रही थी, हिल नहीं पा रही थी। बकरी का खून मेरे चेहरे पर लग गया, मेरी आंखों में, मेरे नाक में, मेरे मुंह में, तब तक घुस गया जब तक मेरा दम नहीं घुट गया। मैं उठा, कंबल ओढ़कर पसीना आ रहा था। सुबह के 8 बजे थे। मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था कि तभी एक आवाज मेरे होश में आई और अंजुली मेरे कमरे में घुस आई। उठो कामिल, नेहा को अरेस्ट कर लिया गया है, उनके पास उसके साथ कुछ है। हमें कुछ करना होगा, तुम मदद कर सकते हो, है ना? वो बड़बड़ाई, मुश्किल से सांस रोक पा रही थी। वो घबराई हुई लग रही थी, अपनी दोस्त के लिए परेशान थी। जब उसने मुझे बिस्तर पर लेटा हुआ और पसीने से तर देखा तो उसकी आंखों की बेचैनी चिंता में बदल गई। तुम ठीक हो? तुम बहुत बुरे लग रहे हो। मैंने खुद को सीधा किया। मुझे लगता है तुम्हारी मम्मी का पाया मुझसे राजी नहीं था। क्या तुम मेरे लिए कॉफी ला सकते हो प्लीज? मैंने कहा। मेरी मेरी आवाज भारी थी। मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा था। मुझे खुद को जगाना था, सपने की याद को अपने होश से निकालना था। क्या उसका कोई मतलब था, या यह सिर्फ वही रिच चिपचिप्पी बकरी करी थी जो मैंने झटपट खा ली थी? इंस्पेक्टर मोरोज, तुम उन जानवरों के पैर कैसे खा सकते हो? ये तुम्हारे लिए सही है? अंजुली ने कहा। जब मैं 10 मिनट बाद किचन टेबल पर उसके पास आया, उसकी कीप टॉकिंग आई एम डायग्नोसिंग यू टी शर्ट देख रहा था। फिर उसका टोन बदल गया और वो और सीरियस हो गई। सुनो, नेहा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन्हें कुछ मिला है, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन लगता है कि ये उसे राकेश के मर्डर से जोड़ता है। मुझे एक सेकंड के लिए भी यकीन नहीं हो रहा। मैं उसे जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती।
मेरा दिमाग ओवरड्राइव में चला गया। मुझे इसकी उम्मीद थी। जूता, उसके कटे पैर, अंगूठी, उनके पास और क्या था? हमें पता है कि वो साफ तौर पर सस्पेक्ट है। मैंने शुक्रगुजार होकर उसकी बनाई कॉफी पीते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई पक्का सबूत है। कैसे हो सकता है? और तानिया के बाद में जाने का क्या? उन्हें उसे अरेस्ट करने के लिए पक्के सबूत की जरूरत नहीं है। अगर वो सस्पेक्ट है तो वे उसे पूछताछ के लिए रखेंगे। अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्हें उसे जाने देना होगा। मुझे लगता है कि वे उसे बिना चार्ज किए 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते, मैंने कहा, उसे भरोसा दिलाने और उसकी आंखों से चिंता हटाने की उम्मीद में। उसने एक फैमिली फ्रेंड खो दिया था, उसके माता पिता परेशान थे और अब उसकी सबसे अच्छी दोस्त को अरेस्ट कर लिया गया था। अंजोली ने अपनी चिंता दूर कर दी। मुझे मूड में इन अचानक होने वाले बदलावों की आदत हो रही थी। खैर, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, उसने कहा। हमें इसे सुलझाने के लिए लोगों का इंटरव्यू लेना है और मेरे नेचुरल चार्म को देखते हुए मैं इंटरव्यू सेट करने के लिए सबसे अच्छी थी। तो ड्रम रोल, अर्जुन हमसे मिलने के लिए मान गया है, लेकिन वो अपने ऑफिस में मिलना नहीं चाहता, इसलिए मैंने उसे रेस्टोरेंट में आने को कहा है। ज़्यादा लोकी। एकदम सही। मेरे लिए लोकी काम कर गया। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि दोबारा पुलिस से टकरा जाऊं। जैसे ही मैंने कॉफ़ी पी, हमने उन सवालों की रिहर्सल की जो हमें पूछने थे। इस बार मुझे ये ठीक से करना था। मेरे पीछे डीसी घोष का असर ना हो तो मुझे अर्जुन को मुझसे बात करने और सच बताने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करनी पड़ती। मर्डर वाली रात मेरे ताक झांक करने पर उसके गुस्से को देखते हुए यह आसान नहीं होता। 2 घंटे बाद अंजोली और मैं एक बूथ में बैठे मेन्यू के पीछे बातें कर रहे थे ताकि दूसरे वेटर, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं या मैं लंच के लिए रेस्टोरेंट क्यों नहीं सेट कर रहा हूं, हमारी इन्वेस्टिगेशन में अपनी नाक न घुसा सकें। तो पिनराक क्या करता है? मैंने धीरे से पूछा। मुझे पक्का नहीं पता। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, स्टील, कंस्ट्रक्शन, अंजोली ने गोलमोल जवाब दिया। इंडिया में उनका बहुत बिजनेस है, मुझे पता है। नाम सुनकर मुझे दूर से याद आया, पिनराक। मैंने इसे पहले कहीं देखा था। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछ पाता, अर्जुन, एक अच्छे से सिलवाया हुआ नेवी सूट, सफेद शर्ट और हल्की टाई पहने दरवाजे पर खड़ा था। घंटी बज रही थी जो उसके आने की खबर दे रही थी। सलीम मियाँ एक बड़ी टिप सूंघते हुए तेजी से उसके पास आए। अंजलि, मैंने अर्जुन को सलीम मियाँ से कहते सुना, जो उसे हमारी टेबल पर ले आए। वो 1 सेकंड के लिए रुका, रेस्टोरेंट की दीवार पर लगी एक फ्रेम वाली फोटो को घूरता रहा। मैंने इसे पिछले कुछ महीनों में दर्जनों बार देखा था। भारत के प्रधानमंत्री की एक बिजनेसमैन से हाथ मिलाते हुए फोटो। मुझे हैरानी हुई। मुझे एहसास हुआ कि वो बिजनेसमैन राकेश था। इससे पहले कि मैं इसका मतलब समझ पाता, अर्जुन हमारी टेबल पर था। तुम यहाँ हो? उसने मुझे देखकर कहा। क्या तुमने काफी दखल नहीं दिया? अर्जुन, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंजोली ने उसे अपनी सबसे प्यारी मुस्कान दी। कामिल और मैं तुम्हारे परिवार को इस मामले की तह तक पहुंचने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बस कुछ और सवाल हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही वो बूथ में घुसा, मैंने उसकी उंगली में एक सोने की अंगूठी देखी जो डाउन लाइटिंग में चमक रही थी। चाय? कॉफी? सलीम मियाँ ने अर्जुन से पूछा, मेरी तरफ एक भौं उठाते हुए। वो मेरे साथ कभी इतने पोलाइट नहीं थे, लेकिन अर्जुन के साथ बैठने से शायद मेरा स्टेटस बढ़ गया होगा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और सलीम मियाँ भाग गए। अपनी बड़ी टिप को गायब होते देखकर निराश थे, लेकिन किचन में सबको यह बताने के लिए उत्साहित थे कि मैं आज का कस्टमर बन गया हूँ। ठीक है, यह तुम्हारे लिए मुश्किल समय है। हम तुम्हें ज्यादा देर नहीं रोकेंगे, अंजोली ने शुरू किया। तुम सही कह रही हो, यह मुश्किल है, अर्जुन ने जल्दी से कहा। मुझे बहुत अफसोस है अर्जुन, हम राकेश अंकल को मिस करेंगे। तुम और पिंकी आंटी कैसे हो? क्या तुम्हें इतनी जल्दी काम पर वापस आ जाना चाहिए? हम ठीक हैं, अर्जुन ने कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने आह भरी। यह बहुत बड़ा झटका है, लेकिन घर पर उदास रहने के बजाय कुछ करना बेहतर है।
वे सभी शुभ चिंतक वही बातें दोहरा रहे हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका। मम्मी नेहा के बारे में बड़बड़ाना बंद नहीं करेंगी। गोल्ड डिगर, चुड़ैल, नागिन, तो तुम जो भी कहो। काश वो रुक जाती। यह शर्मनाक है। देखो, तुम्हें देखकर हमेशा अच्छा लगता है अंजलि, लेकिन जैसा तुमने कहा, आज सबसे अच्छा समय नहीं है। क्या तुम्हें मुझे यहाँ ज़्यादा देर तक चाहिए? मुझे जल्दी वापस आना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। मुझे हैरानी हुई कि क्या वो किसी नशे में है। कामिल शो चला रहा है, अंजलि ने कहा। मैं बस मदद कर रही हूँ। मैं समझ गया, अर्जुन ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। मैं कोलकाता पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, मैंने उसे याद दिलाया। और सैबलदा ने पूछा था कि क्या मैं इस मामले को देखूंगा और इसका मतलब निकालने की कोशिश करूंगा। हम जल्दी करेंगे। उसने बिना किसी भाव के मेरी तरफ देखा। पुलिस अपना काम कर रही है और नेहा को गिरफ्तार कर लिया है। तुम कैसे मदद करोगे? बस ठीक ठीक बता रहा हूं, मैंने कहा। क्या हम इस बात से शुरू कर सकते हैं कि तुमने अपने पिता को आखिरी बार कब देखा था? अर्जुन ने आंखें घुमाई। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। मुझे पता है अर्जुन, मुझे माफ करना, लेकिन हम बस फैक्ट्स को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अंजलि ने मना लिया। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उस रात 1:20 वो उस तानिया एक्ट्रेस को बाहर निकालने के लिए सिटिंग रूम से बाहर चला गया। फिर तुम्हारे मम्मी पापा तुम दोनों को ले चले गए और माँ और मैंने नेहा से बात की और उसे पिनरैक के हालात के बारे में बताया। पापा ने उसे पूरी तरह अंधेरे में रखा था और यह खबर उसे बहुत बुरी लगी। उसने तसल्ली से कहा। फिर तुम वापस आए और हमने बाय कहा। नेहा तुम्हें बाहर ले गई और करीब 15 मिनट बाद मैंने उसकी चीख सुनी। माँ और मैं आवाज का पीछा करते हुए बेसमेंट तक गए और देखा पापा। मैंने उन्हें पूल से बाहर निकाला और फिर हम कॉल करने के लिए ऊपर आए। मैंने पुलिस को कॉल किया और नेहा ने तुम्हारे पापा को कॉल किया। नेहा के पैर में चोट लग गई थी, उसने कहा। मैंने पूछा। हाँ, अर्जुन ने कहा। उसके पैर में कोई कांच या कुछ और लग गया था। जब हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे तो उसने उसे बाहर निकाला। उसके पैर से खून बह रहा था। मैंने सिर हिलाया। और जब हम जा रहे थे तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें मैसेज किया था? हाँ, उन्होंने कहा कि उन्हें सॉरी है, शायद चैरिटी के बारे में दिखावा। मैंने उनसे कहा कि यह बेवकूफ़ी है, लोगों को जल्द ही सच पता चल जाएगा। लेकिन उन्होंने जोर दिया, तुम उन्हें कुछ नहीं बता नहीं सकते थे। और जब नेहा राकेश को ढूंढ रही थी तो पिंकी आंटी हर समय तुम्हारे साथ थी? अंजलि ने पूछा। बेशक वो थी। तुम क्या कहना चाह रहे हो? अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में गुस्से का भाव था। कुछ नहीं, बस फैक्ट्स कंफर्म कर रहा हूं, मैंने शांत किया। क्या तुम हमें पिनराक की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हो? वो अंजलि को देखता रहा। क्या उसे लगा कि मैं टोटेम पोल पर इतना नीचे हूं कि वो मेरी तरफ देख भी नहीं सकता? तुम्हें इसके बारे में पता है? हाँ, अंजलि ने कहा। नेहा ने हमें बताया। उसने सिर हिलाया। मुझे एक ड्रिंक चाहिए। उसने उंगलियां चटकाईं और सलीम मियां दौड़ते हुए आए। अर्जुन ने अपना ऑर्डर चिल्लाकर कहा, ब्लैक लेबल, नो आइस। और वो तुरंत आ गया। मैंने सलीम मियां को दूसरे कस्टमर्स के लिए इतनी तेजी से काम करते कभी नहीं देखा था। विस्की पीते हुए अर्जुन ने हम दोनों की तरफ इशारा किया। हमें ऑर्डर करने के लिए ऐसे बुलाया जैसे हम मेहमान हो और वो होस्ट हो। अंजलि और मैंने एक साथ सिर हिलाया और अंजलि खुद को रोक नहीं पाई। धीरे से बोली, 10-15 मेरे लिए जल्दी है। मैं दुखी हूँ, उसने बिना किसी भाव के कहा। कुछ और घूंट लेने के बाद उसने कहा, अंजलि, तुम्हें पिनराक के पैसों के मामलों के बारे में अपने पिता से पूछना चाहिए। वो हैरान दिखी। पापा? पापा से क्या पूछें? उसने उसका सवाल अनसुना कर दिया और कहा, सुनो, मेरे पिताजी एक बहुत अच्छे इंसान थे। उसने बसंती स्लम से बिना कुछ लिए खुद को बाहर निकाला लीजिए, स्कूल में पढ़ाई की और टॉपर बना। मुझे पता है। हाँ, अंजलि ने कहा। जब अर्जुन ने अपनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस की हुई भाषण देना जारी रखा, क्या आप सोच सकते हैं
कि किस्मत और कड़ी मेहनत का कितना मेल होना चाहिए। उसने अपना गिलास उसकी तरफ लहराया। उसने 40 साल पहले हावड़ा में एक छोटी सी सीमेंट की दुकान से अपना बिजनेस शुरू किया था और अब पिनराक भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक है। और पिनराक कंस्ट्रक्शन, मैंने बीच में ही टोक दिया क्योंकि मेरे दिमाग में कनेक्शन साफ हो गया था। तुम्हारे पास कोलकाता मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट था, हर जगह साइन थे। अर्जुन ने अपने पिता की कामयाबियां गिनना बंद कर दिया और मेरी तरफ देखे बिना बुदबुदाया, वो कमबख्त मेट्रो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने पूछा। वो एक लंबा ब्रेक लेकर फिर साफ साफ बोला, पिनराक अब कोलकाता मेट्रो से जुड़ा नहीं है। क्यों? क्या हुआ? अंजलि ने पूछा। हमने कॉन्ट्रैक्ट खो दिया, वो बुदबुदाया। लेकिन क्यों? अंजलि जिद पर अड़ी रही। ये कॉन्फिडेंशियल मामले हैं जिन पर मुझे तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है। उसने अपने गिलास की तरफ देखा और व्हिस्की घुमाई। इसीलिए पिनराक मुश्किल में था? मैंने जोर देकर पूछा। अर्जुन जोर से हंसा। मुश्किल में? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं मिस्टर पुलिसमैन। और सिर्फ पिनराक ही नहीं, हमारे साथ और भी लोग आ रहे हैं। उसने अंजोली की तरफ देखा। हमें सब कुछ बेचना होगा और वो भी काफी नहीं होगा। उसने अपनी व्हिस्की का एक घूंट लिया। बोलते बोलते वो और भी परेशान हो गया। हमारा सारा पैसा उस घटिया मेट्रो में फंसा हुआ था। हम पूरी तरह से कर्ज में डूबे हुए थे। उस प्रोजेक्ट को करने के लिए सबसे पैसे उधार लिए, हजारों हजारों करोड़ रुपए। एक चैरिटी। क्या मजाक है। नेहा का फैंसी बिशप्स एवेन्यू वाला बंगला अब वो भी क्रेडिटर्स का है। मैंने पापा से कहा कि सावधान रहें, इंडिया में बिजनेस कभी सीधा नहीं होता। और जब उन्होंने हमारा प्लग खींच लिया। किसने किसने प्लग खींचा? मैंने पूछा। उन्होंने जवाब नहीं दिया लेकिन खड़े होकर रेस्टोरेंट के एंट्रेंस तक चले गए, ब्रेक लेन को घूरते हुए, अपनी मुट्ठी भींचते और खोलते हुए। किसने खींचा? तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्यों खो दिया? मैं जिद पर अड़ा रहा। मैंने कहा था कि ये कॉन्फिडेंशियल है, वो चिल्लाए। छोड़ो, बहुत हो गया, मुझे अब जाना है। जब हम उनके गुस्से को समझ रहे थे तो सन्नाटा छा गया। फिर अंजोली उठी, उनके हाथ पर हाथ रखा और उन्हें वापस टेबल पर ले गई। मुझे सॉरी है अर्जुन, सच में, उसने धीरे से कहा। मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक और भयानक समय है। बिजनेस खत्म हो रहा है तुम्हारे पापा। एक और ड्रिंक लो, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए। उसने हाथ हिलाया और सलीम मियाँ ने अर्जुन का गिलास फिर से भर दिया। उसने एक घूंट लिया और बुदबुदाया, तुम्हें इसका आधा भी नहीं पता। उसने आगे कहा, मुझे पूछना है, पिनराक के गिरने से नेहा कहाँ जाएगी? जब पुलिस उसे छोड़ देगी तब। अर्जुन ने नाक सिकोड़ी और उसकी तरफ देखा। किसे फर्क पड़ता है? नेहा बेवकूफ नहीं है। उस प्यारी बिल्ली के पंजे नुकीले हैं। मुझे पता है कि वो तुम्हारी दोस्त अंजोली है, लेकिन जब वो डैड की सेक्रेटरी थी तो उसे पता था कि उन्हें कैसे फंसाना है। उसने उन्हें उनके परिवार से दूर कर दिया और उनसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली जिसका पेमेंट हमारी कंपनी करेगी। मैं ये भी कहना चाहूँगा, ताकि उनकी मौत पर 2 मिलियन पाउंड का पेमेंट हो उसे। तो वो ठीक है, मैंने पुलिस को बता दिया। अंजलि और मैंने इस खबर को सुनकर एक दूसरे को देखा। जब वो आगे बोल रहा था, डैड ने जोर दिया कि वो प्रीनैप साइन करे ताकि अगर वो उनसे तलाक ले ले तो उसे ज्यादा पैसे न मिले, लेकिन अगर वो मर गए तो अलग बात है। ये सुसाइड नहीं था, ये तो पक्का है। उसने उन्हें मारा। मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, पुलिस भी यही सोचती है। अर्जुन! ये अंजलि के लिए थोड़ा ज्यादा था, खासकर जब वेटर हैरान होकर सुन रहे थे। क्या तुम अपने पापा से नाराज थी कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली? मैंने जोर देकर पूछा, उनके गुस्से की असली वजह जानना चाहता था। तुम क्या कह रही हो? मैं अपने पापा की तारीफ फोफ करता था। उन्होंने मुझे वो सब कुछ सिखाया जो मैं जानता हूँ। उन्होंने बस आखिर में बेवकूफ़ी भरे फैसले लिए। नेहा उनमें से एक थी। फिर बिजनेस का क्या हुआ? कोलकाता कॉन्ट्रैक्ट, क्या वो फ्रॉड था? मैंने फिर जोर देकर कहा। फ्रॉड? वो गरजा, खड़ा हुआ और मेरे ऊपर झुक गया। बिल्कुल नहीं। तुम हमें क्या समझती हो? हम एक साफ सुथरी कंपनी है, हमेशा से रहे हैं। डैड ने जोर दिया कि हमने जो कुछ भी किया
वो सही था। हमने कंपनी की ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस के लिए अवार्ड जीते हैं, इसलिए मुझे ये पसंद नहीं कि आप इस तरह के इल्ज़ाम लगाकर हमारी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। और आप अंजलि ने मुझे हल्का सा सिर हिलाया। मैं शर्मा परिवार के सदस्यों को परेशान करने में खास तौर पर माहिर था। डिप्लोमेटिक सवाल पूछना साफ तौर पर मेरी खासियत नहीं थी। मैंने आसिफ खान केस के बारे में सोचा, शायद यह कभी था ही नहीं। मुझे सच में अफसोस है अर्जुन। तो अब क्या होगा? अंजलि ने चीज़ों को शांत करने की कोशिश करते हुए पूछा। थोड़ी देर के लिए शांत होकर उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ अब नॉर्मल लेवल पर थी। वेटर, जो इस ड्रामे को खुशी से देख रहे थे, जल्दी से नैपकिन और प्लेस सेटिंग ठीक करने में लग गए। हम एक हफ्ते में एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे। पुफ, सब चला गया। ऑफिस वकीलों और अकाउंटेंट से भरा हुआ है, इसीलिए हम वोआ नहीं मिल सके। उसने अपनी ड्रिंक पीते हुए कहा। ठीक है, बहुत हो गया। तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। वो दरवाजे तक गया। बाहर जाते हुए वो मुड़ा और मुझे गंदी नजर से देखा। अब मुझे अकेला छोड़ दो। यह बहुत बुरा था। अंजलि कराह उठी। हम थोड़ी हवा लेने और जो कुछ अभी हुआ था उस पर बात करने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर निकले, ताकि तंदूरी नाइट्स का स्टाफ हमारी हर बात न सुन सके। उस पर बहुत प्रेशर है, हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए था। हमें इसे सुलझाना होगा। क्या वो नॉर्मली इतना बदतमीज होता है? मैंने पूछा। मुझे बुरा लग रहा था कि मैं अपने काम से बच रही थी और सलीम मियाँ और दूसरों को लंच का इंतजाम करने के लिए छोड़ रही थी। जब हम चुपचाप सड़क पर चल रहे थे तो अंजोली सोच में पड़ गई। सच कहूं तो वो बड़ा होते हुए हमेशा एक बिगड़ा हुआ बच्चा था। उसने आखिर में कहा, अमीर माँ बाप का इकलौता बेटा, पिता ज्यादा आसपास नहीं रहते, माहे हमेशा पार्टियों में रहती, नैनी ने पाला पोसा। आप जानते ही हैं, बिजनेस का हकदार वारिस। वो नेहा के बारे में बुरा भला कहता था, है ना? पता नहीं था कि वो उससे इतनी नफरत करता है। वो साफ तौर पर खुश है कि वो ही नंबर 1 सस्पेक्ट है। इससे वो और उसकी माँ बच जाएंगे। मैंने सोचा, तुम्हें पिंकी से बात करनी चाहिए। पुलिसिंग का पहला नियम, हर चीज कंफर्म करो। हालांकि वे माँ बेटे हैं, वे एक दूसरे को एलिबी देंगे। मैं उसे जानता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि वो झूठ बोल रही है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो रेस्टोरेंट आएगी। मैं उससे घर पर मिलूंगा और अपनी संवेदनाएं जताऊंगा। वो इंश्योरेंस पॉलिसी, वो नेहा के ताबूत में एक और कील है ना? मैंने सिर हिलाया तो वो बोलती रही। और मुझे बाबा की चिंता है। अर्जुन हमसे बार बार बात करने के लिए क्यों कह रहा था? वो राकेश अंकल से क्यों बहस कर रहा था? वो इसमें कैसे शामिल हो सकता है? वो राकेश के बिजनेस से जुड़ा नहीं है। उसे रेस्टोरेंट चलाने की ही चिंता है। कोई आइडिया नहीं। क्या सैबलदा का राकेश के साथ कोई बिजनेस रिश्ता था? वे दोस्त कैसे बने? वे कोलकाता में सालों पहले यूनिवर्सिटी में मिले थे, उसके और माँ के लंदन जाने से बहुत पहले। भगवान, अब 40 साल पहले की बात होगी। राकेश अंकल के इतने बड़े आदमी बनने से बहुत पहले। माँ और बाबा पिंकी से उनकी पहली शादी में थे, वो भी कोलकाता में ही हुई थी। राकेश की मौत के पीछे हमारी सोच से कहीं ज्यादा कुछ हो सकता है। याद है वो बहस जो मैंने तुम्हारे पापा को उससे करते हुए सुनी थी? अब समय आ गया है कि हम सैबलदा से पूछें कि वो किस बारे में थी। ठीक है, अंजलि ने उदास होकर जवाब दिया। वो फ्लैट में होंगे, शायद दिन में टीवी देख रहे होंगे। जब हम मुड़े और यह देखने के लिए वापस चले कि क्या सैबल स्थिति को समझ सकता है, तो मेरी यादें कंट्रोल रूम में ओसी के खुलासे की ओर लौट आईं, जिसने सब कुछ बदल दिया था। कोलकाता, जुलाई, ट्यूसडे। मुझे पता था कि ओरिजिनल एक सौ कॉल रिकॉर्डिंग कहां से मिलेगी। लाल बाजार कंट्रोल रूम। हमेशा की तरह वाह, पूरी अफरा तफरी थी। फोन बज रहे थे, कंप्यूटर स्क्रीन चमक रही थी, ऑपरेटर शूटिंग से लेकर लूटपाट तक की कॉल्स को हैंडल कर रहे थे और उन्हें सही पुलिस थानों तक पहुंचा रहे थे। एनवीआर ड्राइव खोने की चिंता से बीमार होकर मैंने ऑफिसर इंचार्ज को, जो अब्बा के पुराने दोस्त थे, अपनी डेस्क पर बैठे टूथपिक से अपने दांतों को टटोल रहे थे। कंप्यूटर मॉनिटर की धीमी रोशनी में उनकी सफेद पगड़ी चमक रही थी।
कामिल, उसी ने अंदर आते ही कहा, तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा बेटा। सीपी साहब कैसे हैं? सत श्री अकाल अंकल, अब्बा ठीक हैं। क्या आपके पास 1 मिनट खाली है? आपके लिए हमेशा, बैठिए। मैंने उनके सामने एक कुर्सी खींची, खुद को संभाला और अपने विचारों को संभाला, जो इस शोर शराबे में मुश्किल था। मुझे नहीं पता कि तुमने सुना या नहीं, लेकिन मैं आसिफ खान मर्डर का इंचार्ज हूँ, मैंने कहना शुरू किया। मैंने सुना। बधाई हो मेरे लड़के, ये तुम्हें पागल कर देगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और जोर से हिलाया। तुम खुश क्यों नहीं दिख रहे? मैं मुंह सिकोड़ा। ये तो कम में ही कहा था। मैं बिल्कुल खुश नहीं था। मेरा करियर कोलकाता के कॉकरोच से भी तेजी से खत्म हो रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कोई बेवकूफ़ी भरा फॉर्म नहीं भरा था। अंकल, मुझसे गड़बड़ हो गई। मेरे पास माल खाने में एक ज़रूरी सबूत था और वो अब गायब हो गया है। क्या तुमने पहले ऐसा होते सुना है? मैं उसे वापस कैसे पा सकता हूँ? मैंने तिनके का सहारा लेते हुए कहा। वो कंट्रोल रूम चलाता था, मालखाना नहीं। वो क्या था? उसने पूछा। एक कंप्यूटर ड्राइव। वो ठहाका लगाकर हंसा। तुम मालखाने में कंप्यूटर छोड़ देते हो और जब वो गायब हो जाता है तो हैरान हो जाते हो। वे सूबेदार चोरों का झुंड है। वो वहाँ कोई कीमती चीज ना रखें, हमेशा उसे सेफ में बंद कर दें, वरना वो गायब हो जाएगी। वे माल खाने को अपनी पर्सनल किराना दुकान की तरह इस्तेमाल करते हैं। मेरी निराशा लौट आई, लेकिन मैंने अपना प्रोफेशनल चेहरा वापस लाने और यहाँ होने की वजह बताने की कोशिश की। 100 नंबर पर कॉल। आप सही कह रहे हैं अंकल। एक और चीज़ है जिस पर मुझे आपकी सुपर एक्सपर्टीज चाहिए थी। मैं उस एक 100 नंबर पर कॉल की रिकॉर्डिंग लेने आया था जिसमें आसिफ खान की मौत की खबर थी। उसी का अच्छा बर्ताव फीका पड़ गया और उनका चेहरा धुंधला गया। क्यों? उन्होंने ध्यान से पूछा। मैंने उन्हें पहले कभी इतना सीरियस नहीं देखा था। वे फन अंकल सिंह थे। जिस आदमी ने कॉल की रिपोर्ट की वो एक इंटरेस्टिंग आदमी है और मैं सुनना चाहता हूँ कि उसने क्या कहा और कैसे कहा। मुझे एक सही टाइमलाइन बनानी होगी क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम बहुत धीमा था। आपको कॉल ठीक कब आया था? आपने इसे न्यू मार्केट को कब दिया और उन्होंने डीसी घोष को कब कॉल किया, क्योंकि यह एक हाई प्रो केस था। ओसी की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी टूथपिक कचरे की टोकरी में फेंक दी और आगे झुककर मुझे पास बुलाया। मैंने डेस्क पर सिर झुकाया तो उसने धीरे से कहा, हमने इसे न्यू मार्केट नहीं भेजा, हमने इसे सीधे डीसी घोष को भेजा। न्यू मार्केट नहीं, मैंने धीरे से जवाब दिया, लेकिन डीसी ने मुझे बताया कि न्यू मार्केट ने उसे बुलाया था। डीसी घोष ने कल निर्देश दिए थे कि हमें सभी हत्याओं की रिपोर्ट उसी को भेजनी चाहिए। सभी हत्याएं? सिर्फ हाइप्रो हत्याएं ही नहीं? क्यों? मैंने हैरान होकर कहा। सभी हत्याएं। मुझे कैसे पता कि डिप्टी कमिश्नर वो ही क्यों करते हैं जो डिप्टी कमिश्नर करते हैं? मैं तो बस ऑफिसर इंचार्ज हूं। वो पीछे झुका और एक और टूथपिक उठा ली। घबराहट होने लगी। डीसी क्या कर रहा था? क्या उसने पहले भी ऐसा किया है? मैंने धीरे से पूछा। नहीं। उसने ये इंस्ट्रक्शन किस टाइम दिया? लगभग 8:30 बजे। मौत की खबर देने वाला मित्रा का कॉल 11:05 बजे आया था। टीसी ने रिपोर्ट होने से पहले ही मर्डर का अंदाजा लगा लिया था। घबराहट की भावना अब एक चमकते हुए लाल अलार्म में बदल गई थी। यह किस तरफ जा रहा था? क्या उस सुबह किसी और मर्डर की खबर आई थी? मैंने पूछा। हाँ दोस्त। और तुमने तीनों मर्डर उसी तक पहुंचाए? हाँ। और उसने क्या किया? ओसी ने चारों ओर देखा ताकि कोई उसकी बात सुन न ले। ग्रैंड मर्डर उसने कहा था कि वो खुद निपट लेगा। बाकी दो को उसने वापस भेज दिया और हमें थानों को सूचित करने के लिए कहा। तो आपने न्यू मार्केट को ग्रैंड किलिंग के बारे में कभी सूचित नहीं किया? नहीं। ओसी वापस बैठ गया। तुम इस बारे में क्यों चिंता कर रहे हो कामिल? ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम इंचार्ज हो, मर्डर सुलझाओ, प्रमोशन पाओ, कमिश्नर साहब को खुश करो। इसे सरल रखो, खोदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने मूर्खता से सिर हिलाया और अपने डेस्क पर वापस चला गया, ये सोचते हुए कि मैंने अभी अभी क्या सुना था। यह कोई सरल मामला नहीं था। इसमें डीसी इस तरह से शामिल था जिसे मैं समझ नहीं पाया। आखिर क्या हो रहा है? मैंने खुद से फुसफुसाया। पिछले दिन का मेरा आत्मविश्वास गायब हो गया।
अगर मैं यह साबित नहीं कर पाया कि मित्रा ने इसे मिटाया है तो इससे कोई कनेक्शन नहीं था। फिंगरप्रिंट जो किसी से मैच नहीं हो रहे थे और एक वीडियो में एक अनजान आदमी। मैं फिर से एक खाली कागज को घूर रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है और अपने बॉस को क्या बताऊं, इसका तो और भी कम आइडिया था। फिर जैसे वो मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो, मुझे डीसी के ऑफिस में रिपोर्ट करने के लिए एक टेक्स्ट मिला। अब क्या? मैं बेमन से ऊपर की मंजिल पर गया। रहमान, एसी साइबर क्राइम ने मुझे तुम्हारे बारे में एक कंप्लेंट भेजी है। तुम उससे क्या कह रहे थे? डीसी ने गुस्से से मुझे देखा और मैंने सैल्यूट किया। सर, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सीसीटीवी कंप्यूटर ड्राइव मालखाने से गायब हो गई है। मैं परेशान हो गया था और मैंने बिना बारी के बोल दिया, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा। मैंने सावधानी से कहा, खुद को भगवान के उस गुस्से के लिए तैयार करते हुए जो मुझ पर बरसने वाला था। यह कैसे गायब हो सकता है? मुझे लगा कि तुम वीडियो रिकवर कर रहे हो। आवाज़ कांपती हुई मैंने बताया कि क्या हुआ था। मैं समझ गया, उसने गुस्से में कहा। तुम्हें फॉर्म भर देना चाहिए था रहमान। सही तरीका हर समय ज़रूरी होता है। एसीसीसी को मुझे ये बताने में बहुत खुशी हुई कि मैं सख्ती नहीं कर रहा था। मुझे इस बकवास की ज़रूरत नहीं है। क्या तुमने मीडिया देखा है? हर टीवी स्टेशन पागल हो रहा है। वे हर तरह के अंदाजे लगा रहे हैं। क्या तुम्हें ड्राइव से कोई फुटेज रिकवर हुई? क्या होटल मैनेजर उसमें था? होटल मैनेजर क्यों सर? नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। हमारे पहुंचने से पहले ही ड्राइव गायब हो गई। सॉरी सर, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ऐसा ना हो तो अच्छा है, उसने रूखेपन से कहा। उसने नरम लहजे में कहा, मैं सोच रहा था। वो अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। ये मित्रा वाला बंदा, क्या तुमने अभी तक उससे पूछताछ की है? सीसीटीवी मिटाने के बाद वो साफ तौर पर सस्पेक्ट है। तुमने कहा था कि उसकी भतीजी को बॉडी मिली थी और कमरे में कंडोम थे। तो क्या होता अगर आसिफ खान ने इस हाउसकीपर भतीजी के साथ कुछ करने की कोशिश की होती और मित्रा को पता चल गया और उसने बदला लिया? उसे पता था कि काली की मूर्ति को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और पुलिस को बुलाने से पहले उसने उसे हटा दिया। क्या यह हो सकता है कि सीसीटीवी में वो मूर्ति के साथ दिखा हो, इसलिए उसने उसे मिटा दिया? उसके पास पास की चाबी थी और वो बिना किसी को पता चले कमरे में घुस सकता था। यहाँ मकसद है, साथ ही मौका और तरीके भी। तुम्हारे पास कोई और शक नहीं है, इसलिए मित्रा को लॉकअप में लाओ, दबाव डालो और वो टूट जाएगा। उसे पूरी 3rd डिग्री दो। तुमने खुद कहा था कि वो शक के घेरे में था। मुझे लगता है कि यह एक ओपन एंड शट केस है और एसी से माफ़ी मांगो और उसे शांत करो। उसने मुझे मुस्कुराकर देखा और अपने पेपर वर्क पर वापस चला गया। मुझे बहुत राहत मिली। मैंने गलती की थी, लेकिन उसने मुझे एक लाइफलाइन दी थी। मैंने सोचा कि उसने मित्रा के बारे में क्या कहा था। ये मुमकिन था। मुझे खुद भी इसके बारे में सोचना चाहिए था। मुझे भी उस पर शक था। हाँ, मैं मित्रा से फॉरेंसिक पूछताछ करूंगा और उससे मिटाने की बात मानवाऊंगा। वो मुझे बताएगा कि उसने सीसीटीवी में क्या देखा था या खुद मर्डर की बात मान लेगा। मुझे असली ड्राइव की ज़रूरत नहीं थी। मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया। मैं वो करूंगा। आपके गाइडेंस के लिए धन्यवाद। सर, एक और सवाल? मैंने जितना हो सके सावधान रहने की कोशिश करते हुए कहा। हम वो हाथ में रिपोर्ट लिए अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। सर, मैं कंट्रोल रूम से बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि आपने निर्देश दिया था कि अगर वे कल किसी हत्या की सूचना दें तो मुझे बुलाया जाए। क्या यह सही है सर? उसने रिपोर्ट पढ़ना जारी रखा। मैंने आपको बताया था कि मुझे हाई प्रो मामलों की सूचना दी जाती है। यह मानक प्रक्रिया है। अब उस मैनेजर को सुलझाएं, मैं व्यस्त हूं। लेकिन आपने कल सभी हत्याओं की जांच अपने जरिए कराने के लिए क्यों कहा सर? सिर्फ हाई प्रो वाली ही नहीं, मैंने जोर दिया। उसने रिपोर्ट नीचे रख दी, आगे झुककर मुझे देखा। उसके चश्मे के पीछे उसकी आंखें खाली थीं। फिर वो जानबूझकर अपनी कुर्सी से उठा, डेस्क के चारों ओर आया और मुझे एक दीवार की तरफ पीछे कर दिया। अपनी जगह जानो रहमान,
उसने हाँफते हुए कहा। तो लगता है तुम्हें अपना काम करने से ज्यादा ऐसी साइबर क्राइम के साथ बदतमीजी करने में दिलचस्पी है। और अब तुम साफ गुनहगार से पूछताछ करने के बजाय मुझसे पूछताछ कर रहे हो। मेरी पीठ दीवार से सटी हुई थी और वो मेरी तरफ झुका, चेहरा इतना पास कि मुझे उसकी सांसों में कॉफी और सिगरेट की महक आ रही थी। उसने उसी कंट्रोल वाले लहजे में कहा, ये मत सोचो कि मैं तुम्हें केस से नहीं हटा सकता और तुम्हारी इस नाकाबिलियत के लिए तुम्हारा बैज नहीं छीन सकता। मैं तुम्हें ऐसे बदल सकता हूं। उसने मेरे चेहरे पर उंगलियां चटकाईं। अब मैनेजर से कबूल करवाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कैसे, ये एक ऑर्डर है। अगर तुम जरूरी काम करने में बहुत डरपोक हो तो तुम यहाँ के नहीं हो, और मैं तुम्हारा कहीं किसी गांव में सूबेदार के पद पर ट्रांसफर करवा सकता हूँ। मुझे लगता है कि शायद यही तुम्हारा असली लेवल है। ये एक कुत्ते खाने वाली दुनिया है रहमान। तुम तय करो कि तुम खाना चाहते हो या खाए जाना चाहते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खत्म, ये खत्म, अब जाओ। उसकी आंखें मेरी आंखों में तब तक गड़ी रहीं जब तक मैंने अपनी नजरें नीचे नहीं कर ली। सॉरी सर। हाँ सर, मैं जो जरूरी होगा वो करूंगा सर, मैंने धीरे से कहा। तो वो एक तरफ हट गए और मैंने पानी से सैल्यूट किया और भागकर बाहर निकल गया। उनके ऑफिस के बाहर पहुंचकर मैं घबराया हुआ, कांपता हुआ खड़ा हो गया, अपनी कंपी कम करने के लिए गहरी सांसें ले रहा था। डीसी के चपरासी ने मुझे हैरानी से देखा। अब्बा ने भी मुझे कभी इस तरह डांटा नहीं था। डीसी की दोस्ती ने मुझे धोखा दिया था। वो अच्छा आदमी बनकर अपने पद तक नहीं पहुंचा था। और मुझे एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ कि अगर मैंने काम नहीं किया तो वो अपनी धमकी पूरी करेंगे। मैं सोच सकता था कि वो अब्बा को बुलाएंगे और किस अफसोस भरे लहजे में कहेंगे कि ये बहुत अफसोस की बात है कि मैं अपने पहले बड़े केस को ठीक से नहीं कर पाया। मैंने अपने पीछे की दीवार को अपना वजन उठाने दिया और खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। टीसी सही थे, मित्रा शामिल था, और मैं यह साबित करूंगा। मैं खाए जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मुझे नतीजा निकालना था, वरना मैं गंभीर मुसीबत में था। लंदन, अक्टूबर, मंडे। हम अंजोली के फ्लैट में घुसे तो देखा कि टीवी पर बार्गेन हंट चल रहा है और सैबल खिड़की से सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है। आह, तुम वापस आ गए बच्चों। आओ बैठो, उसने बनावटी लापरवाही से कहा। इस मैडली वाले ने इन बेवकूफ़ों को कारबूट सेल से बेकार चीज़ें खरीदने के लिए उकसाया है, यह सोचकर कि वे एंटीक हैं। चाखाबे। अंजलि ने अपने पिता की तरफ एक भौं उठाई और उनके सामने चाय के कप में सिगरेट के टुकड़े को घूरा। माया को घर में सिगरेट पीना पसंद नहीं था। हमें आपसे बात करनी है बाबा, उसने कहा, टीवी बंद करके, और लोकल गैराज के कैलेंडर के नीचे रखे पुराने नकली लेदर के सोफे पर बैठ गई। तुम क्या कर रही हो अंजोली? सैबल ने चुपके से कहा, या उसे ऐसी उम्मीद थी, और सिगरेट का टुकड़ा खिड़की से बाहर फेंक दिया। मैं वो देख रहा था। माँ कहाँ है? अंजोली ने पूछा। डिनर शिफ्ट से पहले वो थोड़ी देर सो रही है। क्या हुआ है? हम लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं बाबा, अंजलि ने कहा। हम अर्जुन से मिले, उसने हमें कुछ मजेदार बातें बताई। उसने कुछ बार तुम्हारा नाम लिया है, बताओ। मैंने ये बात संभाली, ये जानते हुए कि अंजलि को अपने पापा का इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए। पुलिस के काम का पहला नियम, पर्सनल बातों को इससे दूर रखना चाहिए। इसके अलावा सैबल के साथ सीधे सीधे बात करने का कोई मतलब नहीं था। वो हमेशा हमारे साथ सीधा रहा था और हमें भी उसके प्रति वैसा ही करना चाहिए था। उसने कंफर्म किया कि पिनराक बैंकरप्ट हो गया है और राकेश ने सब कुछ खो दिया है। मैंने कहा। उसने कहा कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता चल जाएगा। राकेश ने तुम्हें कब बताया? वो बेचैन लग रहा था। मुझे मुझे पता था कि कुछ हुआ है, उसने बेमन से कहा। उसकी नजरें अंजोली और मेरे बीच घूम रही थीं। मुझे डिटेल्स तब तक नहीं पता थीं जब तक अर्जुन ने मुझे पार्टी में नहीं बताया। बाबा क्या हो रहा है? कामिल ने तुम्हें और राकेश को झगड़ते हुए सुना, अंजोली ने कहा। झगड़ा? कब? वो हैरान था।
राकेश की पार्टी में। तुम बाहर आंगन में थे, मैंने कहा। और तुम कहाँ छिपकर सुन रहे थे? उसने मजाक में सिर हिलाते हुए पूछा। मैं समझ सकता था कि अंजलि को यह बात कहाँ से मिली। वो छिपा नहीं था बाबा। उसने तुम्हें खिड़की से सुना था जब हम राकेश और नेहा के बेडरूम में थे। और उसने समझाया। क्या? सैबल ने बीच में ही टोकते हुए कहा। उसका चेहरा डरा हुआ था। तुम उनके कमरे में एक साथ थे? क्यों, ये ठीक नहीं है? तुम दोनों एक बेडरूम में? बस करो बाबा, कामिल मेरे भाई जैसा है, तुम जानते हो, अंजलि ने चिढ़कर कहा। ये एक झटका था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों। हम करीब थे, लेकिन भाई, वो अलग लगा। इससे पहले कि मैं अपनी भावनाओं को और समझ पाता, उसने आगे कहा। बाबा, बात बदलना बंद करो, हमें इसे सुलझाना होगा। यह एक गरमा गरम बहस थी। सैबलदा, यह किस बारे में था? मैंने पूछा। इसके बाद की खामोशी में सैबल असहज लग रहा था। आखिर में हार मानकर उसने कहा, तुम्हें आखिरकार पता चल ही जाएगा, इसलिए मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे एक फ्रेश कप चाय चाहिए। मैं बना लूंगी, अंजलि ने आह भरी और किचन में चली गई। वो हमें एक उदास खामोशी में छोड़कर चली गई। सैबल ने अपनी गोद में कुशन सहलाया, जबकि मैं बारिश को देख रहा था। अंजलि के भाई वाले कमेंट के बारे में फिर से सोच रहा था। मुझे पक्का नहीं पता था कि इससे मुझे क्यों परेशानी हुई, लेकिन हुई। वो कुछ जैम बिस्किट के साथ चाय की एक ट्रे लेकर वापस आई और उन्हें टेबल पर पटक दिया। ठीक है, ये रही तुम्हारी चाय, अब बात करो, उसने कहा। मैंने उसके बैड कॉप वाले रूटीन पर अपनी मुस्कान दबा ली। सैबल ने ध्यान से धीरे से चाय का एक घूंट लिया और अपने बिस्किट को काटा, जबकि अंजलि उसे घूर रही थी और अपनी बेसब्री दिखाने के लिए सांस छोड़ रही थी। ठीक है, तो उसने शुरू किया। तो हमारा बिजनेस ठीक है? उसने पूछा। हाँ, नहीं। जब हम इतने साल पहले लंदन आए थे, तुम्हारे पैदा होने से पहले, हमारा एक और बिजनेस था। ईलिंग रोड पर एक और पार्टनर के साथ एक ज्वेलरी शॉप। मैंने इसे अपने परिवार के पैसे और बैंक से लोन लेकर खोला था। हम इंडिया से सोना और हीरे इंपोर्ट करते थे और शोरूम में बेचते थे। तुम्हारी माँ बेचने और अकाउंट रखने में बहुत अच्छी थी। पार्टनर क्या करता था? मैंने पूछा। वो इंडिया का काम संभालता था, सामान लाता था। हम ग्रो कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे। फिर माया तुम्हारे साथ प्रेग्नेंट हो गई। अंजलि, मैंने उससे कहा कि उसे अपना टाइम लेना चाहिए, काम से पीछे हटना चाहिए। उसका चेहरा उतर गया। मैं उतना अलर्ट नहीं था जितना मुझे होना चाहिए था। तुम्हारी माँ सब संभाल रही थी, लेकिन मैं नहीं। और फिर मेरा पार्टनर, उसने रातों रात स्टॉक चुरा लिया, सारे पैसे लेकर इंडिया भाग गया। हम उसे कभी पकड़ नहीं पाए और सब कुछ खो दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बैंक का पैसा भी नहीं चुका पा रहा था। बच्चा होने वाला था, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये बहुत बुरा टाइम था। उसने अपनी चाय का एक और घूंट लिया। अंजलि और ज्यादा परेशान लग रही थी। उसने आगे कहा, लेकिन राकेश आगे आया। वो सक्सेसफुल हो रहा था और कोलकाता से मेरा दोस्त था। और सैबल की आवाज़ भर्रा गई और उसकी आंखें चमक उठी, जिससे मुझे राकेश की बॉडी देखकर उसके आंसू याद आ गए। उसने हमसे नजरें हटा ली। वो अच्छा था, उसने हमें फिर से शुरू करने के लिए पैसे उधार दिए। बहुत दिलदार। उन्होंने हमें एक और मौका दिया था और तुम्हारी माँ बहुत अच्छी कुक है, इसलिए हमने एक रेस्टोरेंट खोला, तंदूरी नाइट्स। अच्छा नाम है ना? मैंने सोचा था। वो अंजलि को देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में अभी भी पानी था। हम तुम्हें रेस्टोरेंट में लाते थे और तुम पूरे दिन अपनी छोटी सी टोकरी में लेटे रहते थे जब तुम्हारी माँ और मैं काम करते थे। मुझे याद है कि खाने वाले तुम पर पागल हो जाते थे। एक प्यारी सी जवान लड़की थी जो जब भी अंदर आती थी तो तुम्हारे लिए गाना गाती थी। वो याद करके मुस्कुराए, फिर खुद को संभाला। ये आसान समय नहीं था, लेकिन चीज़ें बेहतर हो गईं। मैं राकेश को पैसे वापस नहीं कर सका, लेकिन वो इसमें बहुत अच्छे थे। फिर मैंने उनसे बिल्डिंग खरीदने के लिए और पैसे उधार लिए, ताकि हम रेस्टोरेंट के ऊपर फ्लैट ले सकें। हमारे सारे पैसे परिवार की देखभाल और तुम्हारी क्लास और ट्यूशन फीस भरने में चले गए।
तो मैं अभी भी उनका लोन नहीं चुका सका। लेकिन वो अब करोड़पति थे। हर बार जब मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें पैसे दे दूंगा, तो वो मुझे चिंता न करने के लिए कहते रहे। टेक्निकली वो बिजनेस और हमारे फ्लैट के मालिक थे और मैं उनका कर्जदार था। तुम्हारी माँ को पता है बेशक, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम चिंता करो। मैंने राकेश पर भरोसा किया। मैंने उस पर एक बिजनेसमैन, एक इन्वेस्टर, एक दोस्त के तौर पर भरोसा किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन बैंकरप्ट हो जाएगा। इतने सालों से इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपने कपड़ों से मसाले की महक नहीं निकाल पाता, और मेरे पास दिखाने के लिए क्या है? मेरे बैचमेट्स ने मुझसे कहीं बेहतर किया है, जबकि मैं और राकेश। उसने परेशान होकर नीचे देखा। मुझे सैबल के लिए थोड़ी हमदर्दी हुई। मैंने उसे हमेशा अब्बा का लंदन वाला दोस्त ही समझा था। एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा था कि उसे कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा होगा। अंजोली उसके बगल में बैठी और उसका हाथ पकड़ा। वो उसे देखकर मुस्कुराया, उसके बालों को सहलाया और एक बार फिर खुद को संभाला। वो कुछ हल्का लग रहा था। तुम्हें पहली बार कब एहसास हुआ कि राकेश के बिजनेस में सब ठीक नहीं है, और इसका रेस्टोरेंट पर क्या असर पड़ा? मैंने पूछा। कुछ महीने पहले, सैबल ने कहा। वो रेस्टोरेंट में आया और मुझसे कहा कि उसे बिल्डिंग बेचनी है, हमारी बिल्डिंग। पिनराग को पैसे की दिक्कत हो रही थी और उन्हें एसेट्स बेचने की ज़रूरत थी। उन्होंने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खो दिया था। उसने कहा कि वो इसे मुझे बेचकर खुश है, लेकिन मेरे पास पैसे क्या हैं? उसे फ्री होल्ड और रेस्टोरेंट की लीज के लिए 1.5 मिलियन पाउंड चाहिए थे। ब्रिक लेन इतनी अपमार्केट हो गई है कि जो लोग पहले यहाँ रहते थे, वे अब इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन वो कहता रहा कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है और उसे ये करना होगा। उसने मुझे इसे खरीदने के लिए पैसे जुटाने के लिए 6 हफ्ते दिए। बैंक ने मुझे मना कर दिया। मेरा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी अपने पिछले बिजनेस के डूबने के बाद का लोन चुका रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि और कहाँ जाऊँ। पार्टी में मैंने उससे फिर पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और मुझे और समय दे, लेकिन उसने मना कर दिया। कामिल, तुमने शायद यही सुना होगा। उसने उदास होकर अपनी चाय का एक घूंट लिया, जबकि मैंने हमदर्दी में सिर हिलाया। तो बस यही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बुरे कर्म, उसने उदास होकर कहा। मैंने ज़रूर अपनी पिछली ज़िंदगी में कुछ बहुत बुरा किया होगा, जिसकी वजह से मुझे यह सब झेलना पड़ रहा है। मैं तुम दोनों को तब तक परेशान नहीं करना चाहता था, जब तक मुझे पता न चल जाए कि हम क्या कर सकते हैं। अंजलि की आंखें भर आईं। मुझे बहुत बहुत अफसोस है बाबा, मैं समझी नहीं। चिंता मत करो, मुझे जल्द ही एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हालात बेहतर हो जाएंगे। मैं मदद करने के लिए सब कुछ करूँगा। तुम्हें और माँ को अब सब कुछ अकेले नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपनी बचत दूंगा। धुत, तुम क्या बकवास कर रहे हो? सैबल ने कहा। मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लूँगा। तुम्हें अपना फ्लैट खरीदना है, चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। मैं ये रेस्टोरेंट 30 साल से चला रहा हूँ। अब मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। सब कुछ बदल गया है। ब्रिक लेन अलग है। अब सब जवान लोग और टूरिस्ट हैं, कोई रेगुलर नहीं। मुझे ट्रिप एडवाइजर रिव्यू, शी व्यू और इंस्टाग्राम जैसी चीज़ों की चिंता करनी पड़ती है। पूरी बकवास। लोग रात भर अपनी प्लेटों पर क्लिक क्लिक करते रहते हैं, ट्वीट और ट्वीट करते रहते हैं। अच्छा खाना, अच्छी सर्विस काफ़ी नहीं है। अब खाना सुंदर होना चाहिए ताकि लोग तस्वीरें ले सकें और गूगल पर डाल सकें। आप चपाती को अच्छा कैसे दिखाते हैं? शायद राकेश ने मुझ पर कोई एहसान किया। अंजलि परेशान लग रही थी। माँ, बेचारी माँ, वो इसे कैसे ले रही है? सैबल का चेहरा उदास हो गया। वो मजबूत है, वो कुछ भी ले सकती है। हमने एक बार फिर बनाया था, हम फिर से बनाएंगे। मुझे लगता है राकेश के व्हाट्सएप का यही मतलब था, मैंने कहा। उसे खुद पर तरस आ रहा होगा, क्योंकि वो नशे में था। ये उसकी माफ़ी मांगने की कोशिश थी। मुझे लगता है, सैबल ने कहा। वो बुरा आदमी नहीं था, बस मुश्किल में था। जो कॉन्ट्रैक्ट उसने खोया, वो उसके हाथ से निकल गया था। हम तुम्हारी मदद करेंगे, अंजोली ने पक्का इरादा करके कहा। हम बिजनेस बचा लेंगे। सैबल ने उसके बाल सहलाए। हमेशा लड़ने वाली। लेकिन अंजोली,
तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे पेट की यह आग उम्र बढ़ने के साथ ही सीने में जलन बन जाती है। वो कभी हार नहीं मानती ये लड़की। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसे वकील होना चाहिए था। वो बहुत टफा है। मैं मान गई। नेहा को इंश्योरेंस पॉलिसी से लाखों मिलेंगे, अंजलि ने सोचा। वो तुम्हें अपने परिवार की तरह समझती है। मुझे खुशी है, लेकिन मैं उसके पास हाथ में कप लेकर नहीं जाऊंगा, सैबल ने तुरंत कहा। मुझे कुछ परेशान कर रहा था। पिनराक की किस्मत अचानक क्यों डूब गई? मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन पक्का एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी ऐसे ही नहीं डूब सकती। और अगर उन्होंने मेट्रो में अपना सब कुछ लगा दिया था तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट क्यों गंवाना पड़ा? मैंने कंस्ट्रक्शन में कुछ भी बुरा होने के बारे में नहीं पढ़ा था। असल में कोलकाता के अखबार कहते रहे कि सब प्लान के मुताबिक हो रहा है। अर्जुन इस बात पर अड़ा रहा कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ। क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट क्यों गंवा दिया? मैंने पूछा। सैबल ने सीधे मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा कंफ्यूज्ड था। राकेश ने कभी नहीं कहा। इंडिया में कोई प्रॉब्लम है। पिछले कुछ हफ्तों से हमारी दोस्ती में इसी वजह से बहुत टेंशन थी। फिर उसे कुछ याद आया, लेकिन उसने एक मज़ेदार बात कही। 6 हफ्ते पहले जब हम बात कर रहे थे तो उसने तुम पर इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा कि तुम्हारी वजह से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट गंवाना पड़ा। कामिल, तुमने कुछ ऐसा किया था? कोलकाता, जुलाई, ट्यूसडे। तुम्हें कबूल करना होगा मित्रा। मैंने अपनी आवाज़ में घबराहट और शक को छिपाने की कोशिश की। मित्रा घबरा कर गंदे इंटरव्यू रूम में इधर उधर देखने लगा। फर्श पर ऐसे दाग थे जिन्हें पहचाना नहीं जा सकता था। छत पर टूटी ट्यूबलाइट आधे कमरे में धुंधलका मचा रही थी। दीवार पर लगी ऊंची सलाखों वाली खिड़की जो रोशनी अंदर आने देने के बजाय अंदर खींचती हुई लग रही थी। कबूल करो इंस्पेक्टर साहब। किस बात पर? उसने अपने शब्द चुनते हुए कहा। मुझे खुद से नफरत हो रही थी कि मैं क्या करने वाला था। अपनी शंकाओं को पीछे छोड़कर बेरहम बनना। डीसी ने मेरे पास कोई चारा नहीं छोड़ा था। उसने मित्रा के कातिल होने का एक पक्का मामला बनाया था और मुझे उस पर आगे बढ़ना था। मुझे उम्मीद थी कि मैं बिना मारपीट किए मित्रा से सहयोग करवा लूंगा। मैंने पहले कभी किसी सस्पेक्ट के साथ मारपीट नहीं की थी, लेकिन डीसी को नतीजे की उम्मीद थी और मुझे उसका कबूलनामा चाहिए था। जल्दी। मैंने मन ही मन अपनी उंगलियां चटकाई और काम पर लग गया। तुम समझ रहे हो मेरा क्या मतलब है। बैठो। हाजरा ने खाली टेबल के नीचे से लकड़ी की कुर्सी निकाली और हिम्मत बढ़ाते हुए सीट थपथपाई। इधर उधर आंखें घुमाते हुए मित्रा किनारे पर सावधानी से बैठ गया। हाजरा उसके पीछे खड़ा था। मैं टेबल के किनारे पर बैठ गया और उसके ऊपर झुकते हुए कहा, मैं प्यार से पूछूंगा, सच बताओ सीसीटीवी का क्या हुआ? उसने मेरी तरफ देखा और होंठ चाटे। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको बताया था वो खराब हो गया था। मैंने देखा कि उसकी कनपटी से पसीने की एक बूंद टपक रही थी। वो झूठ बोल रहा था। मैं और पास गया। हमारे पास टेक एक्सपर्ट्स की एक टीम है और हम जानते हैं कि तुमने उसे मिटा दिया है मित्रा। वो बहुत बूढ़ा, छोटा और घबराया हुआ लग रहा था और सख्त कुर्सी पर वापस बैठ गया। मैं ऐसा क्यों करूं इंस्पेक्टर साहब? मैं पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहता हूं। मैं और पास गया जब उसने कुर्सी को पीछे करने की कोशिश की, लेकिन हाजरा ने उसे अपनी जगह पर रखने के लिए पैर के पीछे एक पैर रख दिया। क्योंकि मित्रा, इसमें तुम फंसते हो। मैंने जितनी धमकी दे सकता था फुसफुसाते हुए कहा। उसने जोर से सिर हिलाया। नहीं नहीं सर। मैं उठा और उसके ऊपर खड़ा हो गया। मेरे पैर अब उसके घुटनों को छू रहे थे, जिससे मेरे शरीर से कमरे का उसका व्यू ब्लॉक हो रहा था। हमने मित्रा को अपने बीच में दबा लिया। हाजरा के हाथ उसके कंधों पर थे। बोलो, प्लीज बोलो, मैंने मन ही मन गुजारिश की। हाजरा ने मेरी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो तुम किसका इंतजार कर रहे हो। लेकिन मैं ऐसा कोई नहीं था जो लोगों को पीटता हो। हालांकि कोलकाता में पुलिस के लिए यह नॉर्मल था। लगभग उम्मीद के मुताबिक मैं ऐसा नहीं कर सकता था। नहीं, ये खराब हो गया था, मित्रा ने बड़बड़ाते हुए कहा। मेरा मर्डर से कोई लेना देना नहीं था, अपने बच्चों की कसम। तो फिर तुम इतने नर्वस क्यों हुई? हाजरा ने मित्रा के कान में फुसफुसाते हुए मेरी मदद करने की कोशिश की।
मैं मित्रा के ऊपर झुका, उसे दिखाने के लिए कि मैं बॉस हूं, नाक से नाक सटाकर। जब डीसी ने मुझ में भगवान का डर भर दिया था तो यह काम कर गया था। हाजरा ने मित्रा के कंधों पर हाथ कस लिए। नर्वस? मैं नर्वस नहीं हूं। उसकी तेज सांसें उसकी बातों को झूठा साबित कर रही थी। तो फिर तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैंने उंगली से उसके चेहरे से पसीने की एक धार पोंछी और उसे दिखाई। गर्मी है, उमस है, मॉनसून का मौसम है। जैसे गूंज में बिजली कड़कने की आवाज आई। मुझे अजीब लगा, एक सस्ती फिल्म का विलेन। आखिरी मौका, मुझे सच बताओ वरना मैं नतीजों के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। क्या सीसीटीवी में तुम आसिफ के पैसे चुराते हुए कैद हो गए? क्या तुम किसी बात का बदला ले रहे थे? क्या आसिफ खान ने अपनी पावर और खास अधिकार से तुम्हें या तुम्हारी भतीजी को चोट पहुंचाई? क्या इसीलिए तुमने इसे मिटाया? या किसी ने तुम्हें पैसे दिए? मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी जब वो तेजी से पलकें झपका रहा था। मैंने किसी की नस छू दी थी। मुझे पैसों के बारे में कुछ नहीं पता, न ही बदला किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए, भगवान वादा करता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था या नहीं मिलाना चाहता था। मैं सीधा खड़ा हुआ और सोचने लगा कि आगे क्या करना है। मित्रा का इसमें कुछ हाथ था, मुझे यह बात अच्छी तरह पता थी। अगला कदम था जैसा मुझे ऑर्डर मिला था वैसा करना और डायरेक्ट एक्शन लेना। मैंने अपने हाथ सिकोड़ ली। हजरा ने मित्रा के सिर के ऊपर से मेरी तरफ देखा, मुट्ठी बनाई और सवालिया अंदाज में भौहें चढ़ाई। मुझे डगमगाना बंद करना था। अब दांव बहुत ऊंचे थे। अब मुश्किल कदम उठाने का समय था। मैंने एक सांस ली। हजरा की आंखों में दया की एक झलक ने मेरे इरादे को और पक्का कर दिया। क्या डरपोक है, मैंने सोचा कि वो सोच रहा होगा। मैंने उसे हल्के से सिर हिलाया। हजरा ने मित्रा को कुर्सी से नीचे उतारा और जोर से हांफते हुए उसके पेट में घूंसा मारने की कोशिश की और यकीन नहीं होता, चूक गया। यह एक मजाक बनता जा रहा था। वो शर्मिंदा लग रहा था और उसने एक और अजीब सा घूंसा मारने की कोशिश की जो इस बार लग गया। मित्रा चिल्लाया और अपने साफ सुथरे सूट में दाग लगे फर्श पर गिर पड़ा। मैं मित्रा के दर्द और हाजरा की भयानक मुक्केबाजी स्किल्स दोनों से सिहर उठा। मैं भी जो शांति पसंद था, अब्बा की बॉक्सिंग क्लास की यादों से बेहतर कर सकता था। हाजरा आगे बढ़ने वाला लगा, लेकिन मैंने हाथ ऊपर कर दिया। मुझे बताओ कि मैं क्या जानना चाहता हूँ, वरना मैंने हाजरा की तरफ इशारा किया जो अपनी मुट्ठियां भींच और खोल रहा था। चेहरा मास्क से ढका हुआ था। कसम से मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मित्रा करा उठा। सीसीटीवी इतनी बुरी तरह से सुरक्षित है, यह कोई भी कर सकता था। हाजरा ने सब ठीक होने की उम्मीद में अपना पैर उस आदमी के टखने पर रखा और दर्द देने से मना करते हुए, लेकिन यह दिखाना चाहता था कि मुझ में काबिलियत है। मैं मित्रा के ऊपर झुका, उसका कान मरोड़ा और कांपती आवाज में चिल्लाया, मित्रा, अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। मुझे कुछ नहीं पता, वो मेरे चेहरे पर चिल्लाया। उसकी आंखें निराशा और दर्द से नम थीं। वो दर्द जो मैंने हाजिरा की मुट्ठियों को अपने औजार बनाकर दिया था। वो हांफते हुए, मेरी आंखों में सीधे देखते हुए, हर शब्द बोलते हुए बोलता रहा, मैंने आसिफ खान को नहीं मारा। मैंने उस पर यकीन कर लिया। नजरें हटा ली, अपनी नजरें नहीं हटा पाया। हो सकता है को है उसे मौत के बारे में कुछ पता हो, लेकिन वो कातिल नहीं था। डीसी गलत था। अगर मैनेजर नहीं तो कौन? हम तीनों चुपचाप बैठे रहे। हाजरा ने खुद को संभालने की कोशिश की, मुझे जांचा, उम्मीद करते हुए कि मैं अपने किसी कलीग को उसकी खराब रफअप स्किल्स के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैं उम्मीद कर रहा था कि वो मेरी हिचकिचाहट के बारे में चुप रहेगा। दोनों तरफ से शर्मिंदगी। मित्रा किसी और तरह से काम आ सकते हैं। मैंने उन्हें अपने फोन पर पार्टी में आसिफ से बहस कर रहे उस अजीब आदमी का वीडियो क्लिप दिखाया। ये आदमी कौन है? क्या तुमने इसे होटल में देखा है? ये आसिफ खान है, वो धीरे से बोला। वो नहीं, वो आदमी जिसके साथ वो है, मैंने कर्कश स्वर में कहा।
मित्रा ने पलकें झपकाते हुए पानी भरी आंखों से वीडियो देखा। यह जयदीप सान्याल है। 1 सेकंड लगा, फिर समझ आया। मुझे पता था कि मैंने उसे कहीं से पहचान लिया है। जयदीप सान्याल, चीफ मिनिस्टर का बेटा? मित्रा ने मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव देखा। डर? क्या उसे डर था कि हम उसे फिर से मारेंगे या कुछ और बात थी? हाँ, उसने संक्षेप में कहा। मैंने उसे शक से देखा। मित्रा, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? नहीं, क्या मैं अब जा सकता हूं? उसने मेरी नजरें बचाते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया। वो उठा, अकड़कर दरवाजे तक गया, पेट पकड़े हुए, और पीछे मुड़कर नहीं देखा, जबकि हाजरा उसे बाहर ले जा रही थी। उस बदबूदार कमरे में अकेले मुझे उल्टी जैसा लग रहा था। मैंने केस के प्रेशर और नौकरी जाने के डर को खुद पर हावी होने दिया था और एक ऐसी लाइन पार कर दी थी जिसके बारे में मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी पार नहीं करूंगा। जब मैं सलाखों वाली खिड़की से धूसर आसमान को देख रहा था तो मेरे अंदर पछतावे की नदियां बह रही थीं। अब्बा को फोर्स में रोजाना होने वाली हिंसा से नफरत थी और उन्होंने हमेशा मुझसे कहा था कि जुर्म को दिमाग और मेहनत से सुलझाओ, बेरहमी से नहीं। मलीहा ने अपनी कामकाजी जिंदगी उन पुलिस वालों पर केस चलाने में बिताई जो एनकाउंटर में सस्पेक्ट्स को मारते थे, और अब मैं यहाँ था, उनमें से किसी से भी बुरा, जनता को नुकसान से बचाने वाला इंसान होने के बावजूद मैं दूसरी तरफ चला गया था। मेरे फोन पर पिंग हुआ आशुतोष का एक व्हाट्सएप। आसिफ खान के फाइनेंस की जांच कर रहा हूं। अच्छा नहीं लग रहा। उस पर बहुत ज्यादा बोझ था और उसे पैसों की जरूरत थी। उसने बहुत ज्यादा उधार भी लिया था और उसे चुकाने में मुश्किल हो रही थी। मैं देखता रहूंगा। मुझे मित्रा के बारे में जो पछतावा हो रहा था उसे कम करना था, इसलिए बाकी दोपहर मैंने बेकार के एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में लगा दी। मैंने हाजरा को सबीना खान से पूछने को कहा था कि क्या उसे आसिफ और जयदीप सान्याल के बीच किसी कनेक्शन के बारे में पता है, जब उसने उसके फिंगरप्रिंट लिए थे। लेकिन जब कभी ना खत्म होने वाला पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हो गया तो मैंने खुद रिसर्च करने का फैसला किया और अपना इंटरनेट ब्राउज़र चालू किया। जयदीप के बारे में मैंने जो फैक्ट्स इकट्ठा किए उनसे मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, बल्कि ये साफ हो गया कि मैं कितना फेलियर था। ये देखते हुए कि वो मेरी उम्र का था और उसने मुझसे कहीं ज़्यादा हासिल किया था। टाइम मैगजीन की वंस टू वॉच लिस्ट में सबसे अच्छी पढ़ाई सेंट जेवियर्स स्कूल, प्रेसिडेंसी कॉलेज, यूएस में वार्टन से एमबीए। सबसे अच्छी नौकरियां न्यूयॉर्क में गोल्डमैन सैक्स के साथ 2 साल। इंडिया लौटकर मुंबई में जेएसआरएस इन्वेस्टमेंट्स नाम का एक मीडिया फंड शुरू किया जिसके मैनेजमेंट में एक $100 मिलियन थे। सबसे अच्छे फैमिली कनेक्शन बंगाल के चीफ मिनिस्टर रंजीत सान्याल के इकलौते बेटे, जिन्होंने पिछले 10 सालों में गरीबों की मदद करके एक के बाद एक बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि यह देखते हुए कि वो शायद जयदीप की इन्वेस्टमेंट कंपनी में आरएस थे, उन्होंने साफ तौर पर अपने बेटे को पैसे देने के लिए काफी अच्छा किया था। और आखिर में सबसे अच्छी सोशल लाइफ, दुनिया भर के मशहूर लोगों के साथ घुलना मिलना, खूबसूरत एक्ट्रेस और मॉडल एक दूसरे का हाथ थामे हुए। यह सारी सफलता देखकर मेरा डिप्रेशन और बढ़ गया। मुझे यहाँ से निकलना था, वरना दीवारें मुझे निगल जाएंगी। मैंने कंप्यूटर बंद किया और अपना सामान इकट्ठा किया। आज के लिए तभी इतना ही। हाजरा का एक मिलते हैं अगले भाग में। सबीना खान ने मुझे चाय ऑफर की। कमरे और पार्टी ड्रेस में उसके एफपी का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसने पैसे की दिक्कतों की बात कंफर्म की। आसिफ को पिछले महीने 10 लाख रुपए कैश मिले थे और इस महीने 10 और मिलने की उम्मीद थी। आधी रात के बाद वीडियो में आसिफ स्लैश सबीना स्लैश जयदीप का कोई निशान नहीं था। जयदीप सान्याल को नहीं जानता था। सबीना के ड्राइवर ने मुझे बताया कि आसिफ कोलकाता में वूडू क्लब नाम की एक छोटी सी जगह पर जाता था। आज रात मैं ऑफ ड्यूटी हूं, इसलिए खुद जाकर चेक नहीं कर सकता। टिपिकल हाजरा, जब कोई पोटेंशियल लीड होता था तभी चीजें सौंप देता था।
उसके एक्सक्लेमेशन मार्क्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल को छोड़ दें तो कैश दिलचस्प था, शायद कहीं ले जाए। लेकिन सबीना के साफ तौर पर परी होने और मित्ता के साथ मेरी सक्सेस की कमी के साथ अब मेरे पास कोई सस्पेक्ट नहीं था। मुझे बस वीडियो के उस परछाई वाले आदमी, इस जयदीप सान्याल चीफ मिनिस्टर के बेटे से बात करनी थी। मैं उस तक कैसे पहुंच सकता था? मैंने हाजरा को उसके इंटरव्यू की और जानकारी लेने के लिए कॉल किया और उसे साफ साफ बताया कि जहां तक मेरा सवाल है, वो कातिल के पकड़े जाने तक 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन ड्यूटी पर रहेगा। उसने शर्माते हुए मेरे साथ क्लब आने का ऑफर दिया, लेकिन मुझे लगा कि मेरे लिए अंडरकवर जाना बेहतर होगा, क्योंकि हाजरा सिर्फ अपने पसंदीदा पुलिस वाले के तौर पर आओ वाली फैंसी ड्रेस पार्टी में ही घुल मिल पाएगा। मलिहा बेहतर रहेगी। हम डिनर पर मिलने वाले थे और मैं उसे शाम के लिए अपनी डॉक्टर वॉटसन बना सकता था। वो एक बार में मेरा इंतज़ार कर रही थी, जो शायद वुडू क्लब के सामने था, लेकिन वो इतना लो की था कि उस पर कोई निशान नहीं था। तुम्हें क्या हुआ? हम टंगरा में मिलने की प्लानिंग के बजाय यहाँ क्यों मिल रहे हैं? उसने पूछा, जब मैं बैठा और बियर ऑर्डर की। मुझे इस आसिफ खान केस में तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे उन दरवाज़ों में से एक को चेक करना है। मैंने सड़क के उस पार इशारा किया। हमें वुडू क्लब में जाना है। मैंने कभी किसी वुडू क्लब के बारे में नहीं सुना। और सब इंस्पेक्टर रहमान, तुम मुझे पहले कभी क्लबिंग के लिए नहीं ले गए। क्या ये कोई अर्ली लाइफ क्राइसिस है? हम पहले भी डांस कर चुके हैं, मैंने गुस्से से कहा। फिर उसकी मुस्कान देखी। ठीक है, चलो बस सामने वाले पोटेंशियल क्लबर्स पर नज़र रखते हैं, और अगर कोई ऐसा आता है जो किसी सीक्रेट क्लब में जा रहा हो तो चलो वहाँ चलते हैं। तो कहानी ये है। मैंने उसे केस के बारे में जल्दी से बताया, मित्रा के साथ अपने बर्ताव को नज़रअंदाज करते हुए और जयदीप का जिक्र किए बिना। मुझे अभी भी पक्का नहीं था कि वो केस में कितना शामिल था। वो मित्रा को लेकर परेशान होती, यह जानते हुए कि मैंने हाजरा को मुक्के मारने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। अगर कुछ भी था तो मैंने उसे बढ़ावा दिया था। मुझे अभी भी अपने कामों को भेजना था। मलिहा बहुत कुछ के लिए मेरी साउंडिंग बोर्ड थी, खासकर तब जब मैं अपने पिता को बताने के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट नहीं थी। वो समझती थी और मुझे कभी जज नहीं करती थी। वो एक हमदर्द सुनने वाली थी और सबसे अच्छी सलाह देती थी, लेकिन यह उसके गुडविल को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता था, खासकर हाल ही में बेगुनाह विस्थापितों पर पुलिस के हमलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए। मुझे माफ़ करना, ये हमारी डेट नाइट के लिए बहुत रोमांटिक बात नहीं है, लेकिन हज़ारा एक बहुत ख़राब डेट है, मैंने कहा तो उसने मेरी तरफ चश्मा घुमाई, फिर टेबल के उस पार झुकी और मेरे सुझावों पर एक किस किया। हमने अपनी बियर पी और बैंगन के पकौड़े खाए। मेरा मूड अच्छा हो गया जब मलिहा ने मुझे अपने दिन के बारे में बताया। हमारी शादी के लिए आने वाले मेहमानों के बारे में बात करने लगी। तभी मुझे बीच में बोलना पड़ा। मलिहा देखो। सड़क के उस पार दो अच्छे कपड़े पहने आदमियों ने डोरबेल बजाई, इंटरकॉम पर बात की और उन्हें अंदर आने दिया गया। हमने सहमति में सिर हिलाया, अपनी बियर पी, टेबल पर कुछ पैसे फेंके और सड़क पर निकल गए। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम ट्रैफिक से बचते हुए सड़क पार कर गए। मैंने बिना निशान वाले दरवाजे के पास बजर बजाया। हाँ, वुडू क्लब? ये कौन है? मेंबर्स के लिए। अरे, मैं मेहमान हूँ। आसिफ खान, मलिहा ने अचानक कहा। मिस्टर खान, दुख की बात है कि अब नहीं रहे। हमें पता है, मलिहा ने बिना सोचे समझे कहा, और हम उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। हम एक बार उसके साथ यहाँ आए थे और देखा कि उसे यह कितना पसंद है। थोड़ी बड़ी हुई हुई और हमें अंदर आने दिया गया। हमने 1000 वाला पर्दा हटा दिया और खुद को एक गर्म अंधेरे कमरे में पाया, जिसमें वेलवेट बैंक्वेट, प्राइवेट बूथ और मोमबत्तियां थीं, और हल्का जैज बज रहा था। कुछ आदमी पोस्टेज स्टैम्प जितने बड़े डांस फ्लोर पर झूम रहे थे, और कई दूसरे लोग आराम कर रहे थे और पी रहे थे। दरवाजे बिल्डिंग के अंदर और भी प्राइवेट कमरों की ओर ले जाते थे। ओह, मलिहा ने मुझे धक्का देते हुए कहा। उस तरह का सीक्रेट क्लब? हाँ, मैंने कहा। कोई औरत नहीं कामिल, ये एक ओके बार है। मैंने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं हो सकता था।
लेकिन जब मैंने फिर से चारों ओर देखा और टाइट टी शर्ट और नाच रहे आदमियों को फिर से देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि वो सही थी। आसिफ यहाँ क्या कर रहा था? क्या इसलिए कि ये लोकी था? हमें घोड़े की नाल के आकार के बार में बैठे और हमने एक और बहुत टाइट सफ़ेद टी शर्ट पहने अच्छे दिखने वाले युवा बारमैन से 2 बियर ऑर्डर की। अपने लिए एक ले लो, मैंने कहा। उसने सिर हिलाकर धन्यवाद दिया और 3 बियर खोली। मैं कामिल हूँ, वो मलीहा है। क्या आप यहाँ बहुत समय से काम कर रहे हैं? कुछ सालों से, बारमैन ने कहा। ठीक है, क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? आप पूछ सकते हैं, उसने कहा। क्या आपने आसिफ खान की मौत के बारे में सुना है? हाँ, मैंने पढ़ा। दुखद। उसने एक वेटर की तरफ सिर हिलाया और कॉकटेल शेखर में हरी शराब डाली। वो कभी कभी यहाँ आता था, है ना? मैंने पूछा। उसने शेखर को जोर से हिलाया। सॉरी, ये एक अलग जगह है यार। मैं दूसरे सदस्यों के बारे में बात नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैं जानती हूँ। मैंने बार बार 500 रुपये का नोट रखते हुए जवाब दिया। उसने शेखर नीचे रखा और जेब में रख लिया। हाँ, मैंने उसे यहाँ कुछ बार देखा था, कभी कभी। क्या वो किसी खास के साथ था? नहीं, मैंने ऐसा नहीं देखा। ज्यादातर लोग हुकअप के लिए आते हैं। पीछे प्राइवेट कमरे हैं, कपल्स के लिए जगह नहीं है। उसका मतलब से हमारी तरफ देखा तो मलीहा हंस पड़ी। उसने हमें ड्रिंक्स दी और हम पास के एक बूथ पर चले गए, जहां से मुझे कमरे का अच्छा नजारा दिख रहा था। क्या तुम यहाँ अक्सर आते हो? मलीहा ने मुझसे हंसते हुए पूछा। क्या कोई खास मिला? मैंने मुंह बनाया और अपनी बियर का एक घूंट लिया। क्या यहाँ अकेली औरत होना अजीब है? उसने चारों ओर देखा। थोड़ा सा। ये दुख की बात है कि आज के ज़माने में इसे इतना घटिया और छिपा हुआ होना पड़ता है कि तुम जो हो वैसा होना गैर कानूनी है। खैर, सेक्शन 377 कहता है कि होमोसेक्सुअलिटी को अभी भी एक गंभीर जुर्म माना जाता है। कानून कहता है कि यह एक अननेचुरल ऑफेंस है और वे तुम्हें उम्र कैद की सज़ा दे सकते हैं। उसने आंखें घुमाई और मैं देख सकता था कि समाज के हर कोने में हो रहे अन्याय के लिए उसका जोशीला गुस्सा फिर से उबर आ गया है। वो घटिया अननेचुरल ऑफेंस कानून तो 150 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया था। आज ये दूर दूर तक कैसे लागू हो सकता है? तुम्हारी पुलिस तो आबादी के 10% लोगों को असल में क्रिमिनल बना रही है। हमने पिछले साल इसके खिलाफ केस किया था और जज ने कहा था कि कानून पलटने से, और मैं अब उन्हें कोट कर रहा हूं, बड़े पैमाने पर एड्स और पीडोफीलिया होगा। खूनी भेदभाव। उसने गुस्से में अपनी बियर का एक घूंट लिया। के लोगों पर केस चलाने और उन्हें सताने का पागलपन एक ऐसा नजरिया था जो हम दोनों का था। मुझे पता है डार्लिंग, मैंने शुरू किया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? कल अछूतों के साथ था, आज के लोगों के साथ है, कल मुसलमानों के साथ होगा, परसों कौन जाने। ये देश बस। मैं सहमत हूँ, मैंने जोर से कहा। और हे भगवान, देखो अभी कौन अंदर आया। मोतियों वाले पर्दे से अंदर आया, जैसे वो इस जगह का मालिक हो। वो आदमी था जिसके बारे में मैं कुछ घंटे पहले गूगल कर रहा था। चीज़ें इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। क्या वो चीफ मिनिस्टर का बेटा जयदीप सान्याल नहीं है? मलिहा ने पूछा, जो मुझसे ज़्यादा अपनी पॉलिटिक्स जानती थी। हाँ, और मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन वो आसिफ की पार्टी में था। मुझे लगता है कि मैं बस हेलो कह दूं। मेरी सीट गर्म रखना। रात की अपनी चौथी बियर से हिम्मत पाकर मैं बूथ से बाहर निकला और बार में जयदीप के पास गया। जब वो चिल्लाया, ब्लैक लेबल, ऑन द रॉक्स। जयदीप सर, हेलो। मैंने उसके कंधे पर थपथपाया। वो घूम गया। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर कामिल रहमान है। मैं तुम्हारे दोस्त आसिफ खान का केस देख रहा हूँ। लंबा, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा दिखने वाला। मैंने उन ब्रांड्स पर ध्यान दिया जो हल्के लेकिन साफ दिख रहे थे। स्लिम फिट डीजल जीन्स, बर्बेरी शर्ट, डोल्स एंड गबाना सनग्लासेस, कमरे के अंधेरे में बेकार। क्लब की गर्मी को देखते हुए वो बहुत कूल लग रहा था, जिससे मुझे अपनी प्रिंटेड डबल बुल शर्ट के बगल में बने बड़े गीले पैच का अजीब सा एहसास हो रहा था।
जो मेरी बिना नाम वाली बैगी चिनोज में पूरी तरह से टक्की हुई थी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, सब इंस्पेक्टर। एक भयानक बात, उसने कहा। उसकी गहरी मीठी आवाज में उदासी थी, जिसमें हल्का अमेरिकन एक्सेंट था। मुझे उम्मीद है कि तुम कातिल को सजा दिला पाओगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो शांत रहने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि यह आसिफ के हैंगआउट्स में से एक था, लेकिन मैं तुमसे भी यही सवाल पूछ सकता हूँ। जयदीप एक पल के लिए चुप रहा। देखो इंस्पेक्टर, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। मैं यहाँ किसी से बिजनेस के लिए मिल रहा हूँ। कोलकाता में मेरी अच्छी पहचान है, इसलिए मुझे ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती हैं जो सीक्रेट हो। तुम समझ रहे हो ना मेरा क्या मतलब है? उसने साजिश वाले बहुत ज्यादा जाने पहचाने इशारे से कहा। हाँ बिल्कुल। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या तुम कभी आसिफ के साथ यहाँ आई थी? मैं देख सकता था कि उसका दिमाग घूम रहा है। सोच रहा था कि मुझे क्या पता चला होगा। आखिर में उसने कहा, हाँ, मैं फिल्म की फाइनेंसिंग पर बात करने के लिए यहाँ आसिफ से कुछ बार मिला था। कितनी बार? कुछ बार। क्या तुम्हें पता था कि आसिफ गे था? मैंने एक रिस्क लेते हुए कहा। थोड़ा रुका, फिर बेमन से, हाँ मुझे पता था। पिछले 15 मिनट से मेरे दिमाग में जो चल रहा था, उसकी उसकी बात से मुझे अभी भी झटका लगा। आसिफ खान, हमारे समय का सबसे बड़ा सेक्स सिंबल, वो लेडी किलर नहीं था जैसा दिखता था। शायद इसी वजह से सबीना को उसकी सेक्स लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे पता होगा। और तुम पार्टी में थे उसकी मौत से एक रात पहले? हाँ, उसने मुझे बुलाया था। मैं उनकी फिल्मों में इन्वेस्टर हूँ। मैंने इसमें 10 करोड़ लगाए हैं और जांघों में भी इतने ही पैसे लगाए हैं, उन्होंने कहा। 100 मिलियन रुपए। जयदीप के पास कैश की कमी नहीं थी। पार्टी में तुम्हारा और आसिफ का बात करते हुए एक वीडियो है। तुम बहस करते दिख रहे हो। वो किस बारे में था? बहस? मैं और आसिफ? उसने हैरानी से कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने उस शाम बातें की लेकिन बहस नहीं की। लगता है गरमागरम बहस हुई। तुमने किस बारे में बात की? कुछ खास नहीं, फिल्म के बारे में। पार्टी की आम बातें। मुझे समझ नहीं आया कि वो टालमटोल कर रहा था या सच। और तुम कितने बजे निकले थे? आधी रात? थोड़ी देर पहले? आह, आसिफ के निकलने का वो समय। क्या ये कुछ था? तुम कहाँ गए थे? मैं थका हुआ था और आज सुबह जल्दी मीटिंग थी, इसलिए मैं सीधे घर चला गया। न्यू अलीपुर में मेरा घर है। मेरा ड्राइवर मेरी बात मान लेगा। मुझे आसिफ की मौत के बारे में आज दोपहर न्यूज़ में पता चला। यह बहुत बड़ा सदमा था। मैं अपने पिता के साथ लंच पर था, सीएम के साथ, उसने आराम से कहा। मुझे यह बताने में ज्यादा समय नहीं लगा। मैंने सोचते हुए आगे कहा, हमें आसिफ के कमरे में पैसे मिले। कोई आइडिया है कि वे कहाँ से आए? क्या आपको पता है? उसने हैरानी से पूछा। कितने? काफी अच्छी खासी रकम, मैंने कहा। नोटों के बंडल में? उसने सिर हिलाया। कोई आइडिया नहीं। मुझे लगता है ये आसिफ का होगा। मैंने अपना आखिरी पत्ता खेला। हमें ड्रग्स और शराब के सबूत भी मिले, और सेक्स भी। क्या आसिफ ने तुमसे कहा था कि वो अपने स्वीट में पार्टी करने का प्लान बना रहा है? जयदीप हंसा। नहीं, उसने नहीं कहा, कमीने। अगर उसने कहा होता तो मैं भी उसके साथ शामिल हो जाता। और अब मुझे डर है कि मुझे। मैंने सीधे सवाल पर निशाना साधा। मिस्टर सान्याल, क्या आपके और आसिफ खान के बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ था? उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया और उनका दोस्ताना नकाब उतर गया। बिल्कुल नहीं, सब इंस्पेक्टर। मैं यहाँ कुछ बार बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। मैं गे नहीं हूँ। आसिफ और मेरे बीच ऐसा नहीं था। मैं एक समझदार आदमी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तुम अपनी बदनामी वाली बातों से मेरी रेपुटेशन खराब करोगे तो मैं चुप रहूंगा। नहीं नहीं जयदीप सर, मैं कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बस फैक्ट्स पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा सुझाव है कि तुम असली फैक्ट्स पर ध्यान दो और ऐसी बकवास मत बनाओ जिससे तुम सीरियस मुसीबत में पड़ जाओ। वो गुस्से से बोला। अब माफ़ करना, मुझे अपने कलीग्स से मिलना है। ये एक प्राइवेट क्लब है और मुझे यकीन है कि तुम मेंबर नहीं हो। उसने अपनी व्हिस्की पी, गिलास बार पर पटका और गुस्से में चला गया। मैं बारमैन की तरफ मुड़ा, जो हमारी बातचीत को दिलचस्पी से देख रहा था। अरे, क्या तुमने कभी उस आदमी को यहाँ आसिफ के साथ देखा है?
मैं पूछा। बारमैन चुप रहा। मैंने आह भरी। 500 रुपये का नोट निकाला और बारमैन ने उसे बड़ी कुशलता से पकड़ा। मेरे खर्चे देखकर डीसी को गुस्सा आ जाता। हाँ, वे यहाँ कुछ बार आए थे, डांस किया, एक प्राइवेट कमरा लिया, उसने जानकार नजर से कहा और जयदीप का विस्की का गिलास साफ करने के लिए आगे बढ़ा। रुको, मैंने कहा, और 500 रुपये बदले और नैपकिन में लिपटा विस्की का गिलास मेरा हो गया। मैं उस बूथ पर वापस गया जहां मलीहा ने हम दोनों की बियर खत्म कर दी थी। उसने हैरानी से भौहें चढ़ाई क्योंकि काले चश्मे और काले सूट पहने दो लंबे चौड़े आदमी हमारी तरफ आ रहे थे। मुझे लगता है जयदीप ने मैनेजमेंट से बात की होगी। मैंने चुपके से गिलास उसके हैंडबैग में डालते हुए कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। बाहर निकलते समय मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। अब मैं मामले की रूपरेखा समझ सकता था। अगर आसिफ और जयदीप गए थे तो क्या कानून और समाज के डर से वे यहाँ आकर छिपकर अपनी जिंदगी जी रहे थे? क्या वे कपल थे? क्या उनमें से कोई एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहा था? बात समझ में आती है। पैसा, कंडो, पार्टी में आसिफ के प्रति जयदीप की बॉडी लैंग्वेज। जयदीप मेरी तस्वीर में गायब डॉट था। मुझे इस बात का यकीन था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड लाइक द वीडियो।